कि ये अनऑर्डर्ड होता है। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि इसका ऑर्डर प्रिडिक्टेबल नहीं होता। सही है, इट्स नॉट प्रिडिक्टेबल कि अगर जिस ऑर्डर में आपने अपना सेट बनाया है आपको डिस्प्ले भी वैसे हो रहा है, तो आपने उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाना कि यार ये ऑर्डर्ड ही है, वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। मेक सेंस? जैसे लिस्ट का होता है उसके इंडेक्स होते हैं वो प्रिडिक्टेबल है, जिस तरह आपने दिया है उसी तरीके से उसको इंडेक्स असाइन हो गया, वो हमेशा उसी सीक्वेंस में मिलेगा। सेट में ऐसा नहीं, ये अनचेंजेबल है। ठीक है, ये अनचेंजेबल है, जिसको हमने इम्यूटेबल भी बोला था। लेकिन हियर इज अ थिंग जो कि आप थोड़ा सा देख के परेशान होंगे कि अब इसको अनचेंजेबल भी बोल रहे हैं, जो क्या होता है इम्यूटेबल, और नीचे लिखा हुआ है म्यूटेबल, क्योंकि चेंजेबल हो गया। तो उस टाइम हमने, क्योंकि वोकैबुलरी हम गैदर कर रहे थे, अभी आप अनचेंजेबल को एक अलग वर्ड के तौर पे, एक अलग वोकैबुलरी के तौर पे ट्रीट करें, और नीचे जो म्यूटेबल लिखा हुआ है, जिसका टेक्निकली एक अल्टरनेट इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो आपके पास चेंजेबल ही आता है। लेकिन अभी आप इन दोनों को सेपरेट ट्रीट करें, ठीक है, आपको इवेंचुअली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आता है अनइंडेक्स्ड। ये भी बात ठीक है भाई, सीक्वेंस नहीं है, अगर सीक्वेंस होता तभी तो इंडेक्स होता। तो दो चीजें तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से क्लियर है कि भाई ये अनऑर्डर्ड होता है, जो कि हमें पता है कि इसका ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, जिसमें आपने दिया वैसे भी आ सकता है और कुछ और भी रैंडमली ऑर्डर के अंदर आ सकता है। और दूसरी चीज कि ये अनइंडेक्स्ड होता है 100%, इसको कोई 0 1 2 3 एलिमेंट्स को असाइन नहीं हो रहा होता। अब बस हमने जो करना है वो थोड़ा सा टाइम लगा के इस अनचेंजेबल और इस म्यूटेबल को समझना है, बहुत बेसिक सी चीज है। अब नीचे चलते हैं। An object cannot appear more than once in a set। याद है कि ये यूनिक कीज का मजमुआ है। जिस तरीके से आप एरे के अंदर, लिस्ट के अंदर 1 को 2 बार 10 बार 30 बार रिपीट कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर ये वाला खाता नहीं है, सॉरी सेट के अंदर ये वाला काम नहीं है। सेट आपकी यूनिक कीज का मजमुआ है, और आपको पता है कि हमेशा कीज ही होती है। डिक्शनरी था जो कि की वैल्यू पेयर था, ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर था, लेकिन सेट जो है वो यूनिक कीज का मजमुआ है विदाउट एनी इंडेक्स। मेक सेंस? आगे चलते हैं। इन्होंने बताया है कि जिस तरीके से आपके पास लिस्ट और टपल के अंदर क्या होता है, कीज रिपीट हो सकती हैं, वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं, अनलाइक, ठीक है, वहां पर रिपीट हो सकती हैं, सेट के अंदर रिपीट नहीं हो सकती। पाइथन आल्सो इंक्लूड्स अ डेटा टाइप फॉर सेट्स। ठीक है, काफी लैंग्वेजेस के अंदर ऐसी कोई सेपरेट डेटा टाइप्स नहीं होती सेट के लिए, मतलब कोई ऐसी डेटा टाइप नहीं होती जिसकी मदद से आप यूनिक वैल्यूज को गैदर कर सकें। लेकिन पाइथन उन कम लैंग्वेजेस में से एक है जिसने आपको आउट ऑफ द बॉक्स एक टाइप दी है जो कि खुद ही ये सलाहियत रखती है, वरना आपको मैन्युअली लॉजिक के थ्रू ऐसे फंक्शंस बनाने पड़ते हैं जिनको आप कीज देते हैं, वो आपकी यूनिक कीज को पिक करके दे देती है कि भाई ये यूनिक कीज है। लेकिन पाइथन उन हायर ऑर्डर लैंग्वेजेस में से, हाई लेवल लैंग्वेजेस में से एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सेट डेटा स्ट्रक्चर, अच्छा मैं इसको डेटा टाइप नहीं बोलूंगा, मैं इसको डेटा स्ट्रक्चर बोलूंगा। अल्टीमेटली ऑल दो इट्स अ डेटा टाइप, लेकिन आप लोग के लिए मैं इसको डेटा स्ट्रक्चर बोलूंगा फिलहाल, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा, आप इंटरचेंजेबली इसको डेटा टाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिक यूसेज इंक्लूड मेंटरशिप, टेस्टिंग एंड एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट्स एंट्रीज। वही बात हो गई कि डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करना, ठीक है। Set objects also support mathematical operations like unique intersection, difference and symmetric difference। ये अभी नीचे आपको एग्जांपल्स के साथ मिल रहा होगा किस तरीके से दो सेट्स को आप यूनियन बना सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर आप सिमेट्रिक डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नीचे चलते हैं थोड़ा सा। ये आपको पता है सेट बनाने के तरीके आपके सामने, आपने एक सेट बनाया, अच्छा ये क्या कहलाती है भाई? टाइप। क्या कहलाती है? टाइप हिंटिंग। क्या कहलाती है? टाइप हिंटिंग। सही है, टाइप स्क्रिप्ट इनफोर्स टाइप्स, बट पाइथन डजंट। सही है, ये बस आपके लिए है कि आप देखें, और आपके वीएस कोड के लिए है कि भाई उसको पता चल जाए, ताकि वो आपको इस की के अराउंड, इस वेरिएबल के अराउंड इंटेलिजेंस दे दे। किस चीज की इंटेलिजेंस? मेथड की, जो कि सेट के साथ ही एसोसिएटेड है। ऐसा ना हो कि आपको स्ट्रिंग के भी मेथड मिल रहे हो सेट के ऊपर। मेक सेंस? कूल। और दूसरा तरीका है कि आप थोड़ा एक्सप्लिसिट वे, ऑल द वे जाके खुद ही बताएं कि यार मैं क्या बनाने वाला हूं, सेट। तो आप सेट की वो जो क्लास थी ना, अगर आपने देखा हो कि हर चीज की पाइथन के अंदर क्लास होती है, तो आप क्या करेंगे,
अपने सेट की क्लास के अंदर अपना एरे पास करेंगे। और टेक्निकली ये सेट बनाने के दो तरीके हैं, अगर आप ये दोनों देखें तो आप कुछ अलग नहीं कर रहे, एट द एंड आपको सेट ही मिलेगा, लेकिन ये बनाने के दो अलग तरीके हैं। एक थोड़ा एक्सप्लिसिट वे है जिसमें आप सेट क्लास को इस्तेमाल करते हुए उसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एरे पास कर रहे हैं, लिस्ट पास कर रहे हैं, ये खुद उसको सेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा और आपके कर्ली ब्रैकेट्स बना देगा और उसके अंदर इन तमाम चीजों को कीज बना देगा। दूसरा तरीका जो है, जो कि यहाँ पे पहले, ये थोड़ा नया तरीका है जो कि इम्प्लिसिट है कि बस आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, पाइथन खुद ही बिहाइंड द सीन ये वाला काम कर देगा और इसको सेट बना देगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कोई एक दूसरे पे किसी को कोई फौकियत हासिल नहीं है, आप जिस तरीके से बनाना चाहें बना सकते हैं, ये समझे इंटरचेंजेबल वे है। सही, आप पहला वाला इस्तेमाल कर लें, दूसरा वाला इस्तेमाल कर लें। मेन मुद्दे की बात क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आप इस तरीके से भी सेट बना सकते हैं इम्प्लिसिट वे के अंदर, और इस तरीके से भी बना सकते हैं एक्सप्लिसिट वे में। मेक सेंस? कूल। बाकी नीचे तो उन्होंने वही एम्प्टी भी बनाया हुआ है, आप एम्प्टी सेट्स भी बना सकते हैं, और नीचे इन्होंने लॉक किया हुआ है। सब में आपको एक ही चीज मिलेगी, सबकी टाइप क्या होगी? सेट ही होगी। अब नीचे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। A set only store immutable objects such as number, int, float, complex and boolean। अच्छा, याद है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था स्ट्रिंग्स का बारे में पढ़ के आना कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है। किस किसने पढ़ा है भाई? अच्छा, किस किसने पढ़ा है लेकिन वो हिम्मत नहीं कर रहा हाथ उठाने की, ये भी बहुत बड़ा मसला होता है। सानिया है हमारी उसका कौम का, ठीक है, आपने पढ़ा लेकिन आप हिम्मत नहीं कर रहे थे, अब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, ये तमाम इम्यूटेबल होते हैं। लास्ट क्लास के अंदर अमीन भाई ने भी बड़ा डिटेल बताया था, क्योंकि ये पास बाय वैल्यू होते हैं, इनका कोई रेफरेंस नहीं होता। जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि जिस तरीके से मैं बता दूं भाई ये मेरा मोबाइल यहाँ पे और यहाँ पे मैं रख दूँ, अब मैं इनको बता दूं, यहाँ पे एक भाई को बता दूं, यहाँ पे एक बहन को बता दूं कि मेरा मोबाइल यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये रेफरेंस है। अब जिससे भी मैं पूछूंगा ना, इनसे, आपसे, या यहाँ पे मेरी बैठी बहन से कि मेरा मोबाइल का है, वो सब इस ही पॉइंटर, इस ही लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, तो टेक्निकली रेफरेंस है। सबको मैंने एक ही रेफरेंस पास कर दिया, तो ये कहलाता है पास बाय रेफरेंस। अब जब मैं ये मोबाइल उठा के वहां पे रख दूंगा ना, और इन सब की इस पे निगाह होगी कि यार मैंने यहाँ से उठा के वहां पे रख दिया, तो टेक्निकली मैंने क्या कर दिया? म्यूटेट कर दिया। क्या कर दिया? म्यूटेट कर दिया। अब जब मैं इनसे पूछूंगा मेरा मोबाइल कहाँ है, तो यहाँ पे नहीं बताएंगे, इन्होंने वहां पे रखते हुए देखा है, इनकी निगाह थी इस पे, इसलिए ये बोलेंगे कि मैं मोबाइल वहां पे है। सेम गोज फॉर यू, सेम गोज फॉर जो यहाँ पे मेरा भाई बैठा हुआ है, ये कहलाता है पास बाय रेफरेंस। दूसरी जो चीज होती है वो होती है पास बाय वैल्यू। वो क्या होता है कि जब मैंने यहाँ से एक चीज उठा के वहां पे रखी, तो यहाँ पे एक अलग मोबाइल पड़ा हुआ है, वहां पे एक अलग मोबाइल। थोड़ी ये वाली एग्जांपल फजूल हो गई, ये रेफरेंस टाइप में तो अच्छी मैच कर रही थी, वैल्यू में मैच नहीं कर रही, लेकिन फिर भी बियर विद मी, समझने की कोशिश करें कि पास बाय वैल्यू क्या होता है कि मैंने एक नई वैल्यू वहां पे रख दी। अब इनको इसका पता होगा, आपको इसको पता होगा, उनको उसका पता होगा, जिसका जिस पे ट्रैक था उसको उस वैल्यू का पता होगा। पहली वाली एग्जांपल पहले जहन में रखें, ये वाली अभी समझ नहीं आई तो छोड़ दें। अब पास बाय वैल्यू कौन कौन से होते हैं? आपकी लिस्ट होती है, आपकी लिस्ट जो होती है वो पास बाय रेफरेंस होती है। क्या होती है? पास बाय रेफरेंस, जिसमें मैंने अगर एक एरे एक वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज किया, सही है, मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। एक एरे एक वेरिएबल के अंदर मैंने इनिशियलाइज किया, अब ये जो वेरिएबल था ये मैंने एक और वेरिएबल में ऐड कर दिया। लेट्स से मैं बोलता हूँ भाई a इज इक्वल टू एक लिस्ट, और फिर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ b इज इक्वल टू a। तो अब अगर मैं b में कुछ चेंज करूंगा, a का वेरिएबल भी म्यूटेट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों मेमोरी के अंदर सेम रेफरेंस शेयर कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं किसी एक की वैल्यू में अपडेट करूंगा, दूसरे वाले के पास भी वही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि टेक्निकली दे आर नॉट शेयरिंग द वैल्यूज, दे आर शेयरिंग द रेफरेंस। उस मेमोरी एड्रेस के ऊपर जिसको ये रेफर कर रहे हैं, टेक्निकली वैल्यू वो चेंज हो रही है, तो दोनों को एक्सेस करने पे अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। ये कहलाता है पास बाय रेफरेंस, और रेफरेंस हमेशा म्यूटेबल होता है। लेकिन जो स्ट्रिंग होते हैं, इंटीजर होते हैं, आपके पास कॉम्प्लेक्स है, बुलियन है, ये पास बाय वैल्यूज होती हैं। अब अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू मुबशिर और फिर नीचे लिखूं b इज इक्वल टू a,
अब दोनों में रेफरेंस शेयर नहीं हो रहा, दोनों में वैल्यूज शेयर हो रही हैं। अब अगर मैं ए की वैल्यू को अपडेट करूंगा, बी बोलेगा ठीक है अब तुम्हारा रास्ता अलग, तुम ए अपनी अपडेटेड वैल्यू के साथ जाओ, मुझे इनिशियली तुमने मुबशिर दिया था, मैं अभी भी मुबशिर ही होल्ड करता हूं। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। बस ये बात समझ लें, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, ये तो इतना चर्चा किया हुआ मुद्दा है यूट्यूब के ऊपर कि अगर आप इसको देखें तो आपको थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे। अच्छा, ये कोई लैंग्वेज से एसोसिएटेड टॉपिक नहीं है कि भाई पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस इन पाइथन, पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस इन जावा, पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस इन रस्ट। ये एक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है जो आप किसी भी लैंग्वेज से पिक कर सकते हैं। दैट्स ऑल, मेक सेंस? तो इसमें जो बोल रहे हैं कि भाई आप क्या अपने सेट के अंदर सिर्फ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स ही स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, स्ट्रिंग और टपल। अगर आपको याद हो ये तमाम चीजें इम्यूटेबल हैं, इनमें से कोई चीज म्यूटेट नहीं हो सकता। आप इनकी वैल्यू अपडेट करेंगे, इनकी करंट वैल्यू को आप क्या नहीं कर सकते, म्यूटेट नहीं कर सकते। अब अगर इनने ये बात बोली है कि यार ये सारी इम्यूटेबल हैं, ये ही आपके सेट के अंदर स्टोर हो सकती है, तो क्या ऐसी चीज बची जो कि म्यूटेबल है और सेट के अंदर स्टोर नहीं हो सकती? कौन सी डेटा टाइप बची भाई, बोलो भाई? लिस्ट। लिस्ट जो थी वो आपके पास म्यूटेबल है, तो आप अपने सेट के अंदर लिस्ट स्टोर नहीं कर सकते। अच्छा, नीचे दिया हुआ भी है, ओके मैंने देखा। ये देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने सेट के अंदर क्या स्टोर करने की कोशिश की है, लिस्ट। तो उनको एरर मिल गया, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। आप अपने सेट के अंदर जो म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं वो स्टोर नहीं कर सकते, समझे? नीचे चलते हैं। अच्छा, दूसरी ये बात भी हमें पता है कि एक ही सेट के अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप्स स्टोर कर सकते हैं। आप बोलेंगे भाई हेलो लिखा हुआ है, उसके बाद 1 लिखा हुआ है, उसके बाद आपने बूलियन डाल दिया, उसके बाद आपने टपल ऐड कर दिया। इट्स नॉट अ लिस्ट, इट्स अ, जो सबसे लास्ट एलिमेंट है क्या है भाई, टपल है। और टपल इम्यूटेबल होता है। हमने देखा था कि लिस्ट और टपल के अंदर एक ही तो फर्क था कि इसकी फिक्स लेंथ थी और ये चेंज नहीं हो सकता था। मेक सेंस? कूल। सेट इज अनऑर्डर्ड, इसको आप पढ़ भी लीजिएगा। नोट दैट आइटम्स इन द सेट कलेक्शन मे नॉट फॉलो। इन्होंने बताया मे नॉट फॉलो, क्योंकि मे नॉट फॉलो शायद, ये क्यों? क्योंकि कभी आपको जिस ऑर्डर में आपने दिया है वैसे ही दिख रहा होगा और कभी इन्होंने कोई नया ऑर्डर आपको डिस्प्ले कर रहा होगा। तो ये इंटरनल्स है पाइथन के, इसमें आपने जानना की कोशिश नहीं करनी। आपको बस ये बात पता होनी चाहिए कि भाई इट्स ऑर्डर इज नॉट प्रेडिक्टेबल और ये अनऑर्डर्ड है। ओके, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने जावा पाइथन, पहले जावा दिया, फिर पाइथन दिया, फिर जावास्क्रिप्ट दिया और फिर दोबारा जावा दे दिया, स्मॉल विद अ स्मॉल जे। देयर इज अ डिफरेंस। अभी आप बोले कि भाई ये तो यूनिक कीज होल्ड करता है, तो ये जावा 2 बार कैसे दे दिया? जरा गौर करें, यहाँ जे का, जावा का जे कैपिटल है और यहाँ पे स्मॉल है। और लैंग्वेजेस जो होती हैं वो आपकी केस सेंसिटिव होती है, ठीक है? उनके लिए बहुत बड़ा डिफरेंस होल्ड करता है। क्यों? हर करेक्टर के अगेंस्ट एक डिफरेंट कोड होता है। यूनिकोड याद है ना, पिछली क्लास में पढ़ा था। ये मैंने बताया हुआ भाई, अनऑर्डर्ड कलेक्शन बट इंटरनली एलिमेंट्स आर स्टोर्ड बेस्ड ऑन देयर हैश वैल्यूज। ठीक है, उनकी जो हैश वैल्यूज होती है, जो हमने डिस्कस भी किया था, उसकी बेसिस के ऊपर आपकी जो कीज होती है वो स्टोर हो रही होती है। अब उस हैशिंग के अंदर कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल हुआ है? बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं आपके पास, SHA-256 है आपके पास MD5 है, ये सारे हैशिंग एल्गोरिथम है। उनमें से जो सा भी हैशिंग एल्गोरिथम इस्तेमाल हो रहा है उसकी बेसिस के ऊपर ये कीज ऑर्डर होती हैं। तो इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल एट ऑल। सेट इज अनचेंजेबल। चेंजेबल, अनचेंजेबल से क्या मुराद है? अब जरा गौर कीजिए। देखिए, आपके पास ये एक सेट बना हुआ है, थोड़ा सा मैं आता हूँ नीचे। आपके पास सेट बना है जिसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब इन्होंने कोशिश क्या की है? अच्छा, ट्राई और एक्सपेक्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका स्टेप 9 ही है। आप भले अब इसको गौर ना करें इसके ऊपर, आप बस ये चीज देखें कि मैंने क्या किया है, सेट के 0 इंडेक्स, जो कि वैसे आप बोलेंगे भाई मुझे 1 मिलेगा, इन्होंने इसको क्या करने की कोशिश की है, 10। लेकिन क्या ये हो जाएगा?
हैंड रेस करें, जो बोलता है हो जाएगा, जो बोलते हैं नहीं होगा। वजह बताओ भाई। अनऑर्डर है सर, वो क्या नाम है, अनचेंजेबल है। टेक्निकली इंडेक्स है ही नहीं। जब सेट का मैंने आपको बताया था ये अनइंडेक्स्ड है, ये अनऑर्डर्ड है, तो ये माई सेट स्क्वायर ब्रैकेट जीरो, इट डजंट मेक सेंस। पाइथन बोलेगा सेट है, सेट के अंदर कोई इंडेक्स नहीं होती, आप किस तरीके से जीरो इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो इस सेंस में ये इम्यूटेबल कहलाता है, ये अनचेंजेबल कहलाता है। ठीक है, कि एक बार जो कीज मैंने रख दी सो रख दी, मैं उनको अपडेट नहीं कर सकता। लेकिन फिर एक और चीज लिखी हुई थी कि चेंजेबल भी है, म्यूटेबल भी है। वो क्यों है भाई? अनचेंजेबल भी बोल रहा है जो कि यहाँ पे दिखा दिया, और चेंजेबल भी बोल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो वैल्यूज ऐड हो गई हैं मैं उनको तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इस सेट के अंदर ओवरऑल नई वैल्यूज तो ऐड कर सकता हूं ना। अगर आपको याद हो, माई सेट डॉट एड का एक मेथड था, एक फंक्शन था, जो कि आपको अलाउ करता है कि आप अपने सेट को एक्सटेंड करें, उसके अंदर नई वैल्यूज को ऐड करें। याद है? तो उस तरीके से ये म्यूटेबल है, चेंजेबल है, लेकिन इस लिहाज से कि इसके अंदर जो पहली मौजूदा वैल्यू है आप उनको किसी तरीके से अपडेट नहीं कर सकते। हाँ, वो तमाम चीजें कर सकते हैं, ठीक है, वो तमाम चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कि आप करंट वैल्यू को उसके सेट के अंदर जाके कोई हैशिंग किसी वैल्यू के अगेंस्ट हुई है उसको आप ट्वीक करना चाहें, मैनिपुलेट करना चाहें, तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। मेक सेंस? वो दूसरा इन्होंने समझे कि आपको एक लीगल तरीका बताया हुआ है कि भाई इस तरीके से कर लो, ये आपको एक्सटेंड करने देगा और आपको कंप्रेस करने देगा। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप मेमोरी के अंदर जाके हैशिंग एल्गोरिथम अप्लाई होगा, उसके अगेंस्ट का एलोकेशन मिलेगी, उसको ड्रॉप करेगा, और उसको हो सकता है फिर पूरे ओवरऑल सेट को एक नया मेमोरी एड्रेस दे कि भाई अब तुम यहां जाके स्टोर हो जाओ। अगेन वो एक लीगल तरीका है। ये आप क्या कर रहे हैं, जब उसके ऊपर इंडेक्स अप्लाइड है ही नहीं, तो आप किस तरीके से मौजूदा वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। नीचे एग्जांपल्स हैं, वी विल गेट इनटू इट। ठीक है, अच्छा, ये वाला तरीका आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी इम्यूटेबल डेटा टाइप के ऊपर। अगर आपने स्ट्रिंग को पढ़ा है कि वो इम्यूटेबल है, और आपको ये भी पता है कि स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स अप्लाई होते हैं, अगर मैंने हेलो लिखा है तो एच को क्या मिलेगा? जीरो। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपने एक वेरिएबल बनाया है ना, ग्रीट इज इक्वल टू हेलो, तो ग्रीट के जीरो इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश कीजिएगा। आपको पाइथन खुद बताएगा कि भाई ये इम्यूटेबल है, आप इसकी वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप नीचे लाइन में आके ग्रीट इज इक्वल टू न्यू वैल्यू देंगे तो वो आपको करने देगा। अगर आप समझ से आए हो तो आपकी इस बात का मैंने आंसर कर दिया। ठीक है, ये तरीका है भाई। एज यू कैन सी, यू कांट चेंज एन इंडिविजुअल आइटम इन सेट डायरेक्टली। आप सेट के अंदर इंडिविजुअल आइटम्स बोल लें, कीज बोल लें, इनको आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, इसलिए क्या कहलाता है? अनचेंजेबल, इम्यूटेबल। Instead, you can remove the item or add the items with updated value। किस तरीके से भाई? You can use discard और remove, ये दो मेथड है, सही है, काम एक ही करते हैं, डिफरेंस मैं बताऊंगा नीचे जाके आपको। मेथड टू रिमूव द आइटम एंड ऐड और अपडेट मेथड टू ऐड न्यू आइटम। ठीक है, ये आपको नीचे एग्जांपल भी दी गई हो। अब इस लिहाज से क्या है, ये म्यूटेबल भी है और ये चेंजेबल भी है, क्योंकि ये आपको ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप अपनी कीज को या अपने आइटम्स को सेट से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल किसी आइटम को राइट अवे ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे, उस तक एक्सेसिबिलिटी हासिल करने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको रोकेगा, ये आपको कतल नहीं करने देगा। मेक सेंस? ठीक है, क्योंकि उस तरीके से आप उसके
रेफरेंस या उसकी वैल्यू को अपडेट करना चाह रहे हैं, जो कि एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, वो स्ट्रिंग था, वो नंबर था, वो बूलियन था, वो टपल था, और वो इम्यूटेबल होते हैं, उनको आप इस तरीके से अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन ऐड और रिमूव या फिर डिस्कार्ड और अपडेट के अंदर ऐसी बिहाइंड द सीन्स फंक्शनैलिटी लिखी हुई है जो उनके रेफरेंस को ब्रेक नहीं करती, जो उनकी इम्यूटेबिलिटी को चैलेंज नहीं करती। वो बेसिकली क्या करती है, पुरानी वैल्यूज को ड्रॉप करती है और उसकी जगह नई वैल्यू को अप कर देती है या सेव कर देती है। भाई सेट को वैल्यूज में से, अगर आप सेट में से वैल्यूज डिलीट ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास ये सिंपल सा मेथड है। अभी तक आपके पास सेट के अंदर 1 2 3 4 5 था, और उसके बाद अगर आप उसके अंदर ऐड करेंगे तो उसमें 6 भी आ जाएगा। अब ये ए कहाँ से आ रहा है, पहले मौजूद होगा, अनऑर्डर्ड है, कहीं भी आके लग सकता है। ऊपर वाली वैल्यू देख लेते हैं कि इनिशियली इसके अंदर क्या स्टोर है। आप देख सकते हैं इनिशियली क्या स्टोर है भाई, 1 2 3 4 5 कैपिटल ए और स्मॉल ए। सबसे पहले कि मैंने क्या किया है, 3 को रिमूव किया, तो ये 3 क्या हो गया, सेट में से ड्रॉप हो गया। उसके बाद मैंने ए को रिमूव किया, तो ये ए भी क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो अब पीछे क्या बचा, 1 2 4 5 और ये स्मॉल ए। तो आप देख सकते हैं 1 2, ये इन्होंने गलत आउटपुट दिया है, टेक्निकली आउटपुट ये आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला आपके पास आउटपुट आ रहा है। अब नीचे चलते हैं, इन्होंने जैसे ही 6 ऐड किया है तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 आ गया, और ए भी आया होगा क्योंकि इन्होंने गलत आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है। टेक्निकली आपके पास पुराना वाला जो स्मॉल है वो परसिस्ट कर रहा है और वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छा हमने पकड़ा है, इट्स अ रॉन्ग आउटपुट। असल जो कंपाइलर का आउटपुट है वो आपको ये दिख रहा है, तो इसको देखिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जब भी कोड देखें, इंसान है, गलती हो सकती है डॉक्यूमेंटेशन बनाते हुए, रन करके देखें कोड, आपको खुद पता चल जाएगा आउटपुट क्या आएगा। सो इट्स अ रॉन्ग आउटपुट इसमें भी, और ऊपर वाले ब्लॉक में भी ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए आएगा और यहाँ पे भी ए आएगा, ये रहा, ठीक है भाई। ये दूसरा तरीका आ गया कि अगर आप अपनी कीज को डिस्कार्ड करना चाहते हैं, डिस्कार्ड ओनली रिमूव्स अ सिंगल एलिमेंट, आप एट अ टाइम एक सिंगल एलिमेंट ही रिमूव कर सकते हैं। ये इन्होंने क्या तरीका इस्तेमाल किया, बेसिकली एक एरर है, जो क्या कोशिश की इन्होंने, माई सेट में से एट द सेम टाइम इन्होंने 1 2 3 तीनों को रिमूव करने की कोशिश की है, तो इन्होंने एक और सेट पास कर दिया। तो ये बोल रहा है कि भाई नॉट एन एलिमेंट विद इन माई सेट, क्योंकि वो क्या देखेगा, कभी मुझे रिमूव करने के लिए वो कोई वैल्यू मांग रहा है। ये टेक्निकली क्या बन गया है, एक और सेट बन गया है। तो सेट बोलेगा भी मेरे अंदर कोई और सेट तो मौजूद नहीं है, मुझे आपको स्टैंडर्ड वैल्यू दे, मैं उसको रिमूव करने की सलाहियत काबिलियत रखता हूँ। आप 1 दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, होगा तो रिमूव कर दूंगा, नहीं होगा तो फिर मेरा जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, जो मेरा फॉल बैक है, मैं उसको ट्रिगर करूंगा। वो हम देखते हैं कि वो क्या फॉल बैक है। तो आप इस तरीके से एट द सेम टाइम मल्टीपल वैल्यूज को डिस्कार्ड नहीं कर सकते यूजिंग डिस्कार्ड मेथड ऑन योर सेट्स। फिर क्या तरीका इस्तेमाल करें भाई, आप अपने सेट के ऊपर लूप चला सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सेट आ गया आपके पास, जिसमें आइटम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हर आइट्रेशन में उस आइट्रेशन में आने वाला मौजूद आइटम। फर्स्ट आइट्रेशन में इज गोइंग टू बी 1, सेकंड आइट्रेशन में इज गोइंग टू बी 2, थर्ड आइट्रेशन में इज गोइंग टू बी 3। तो हर आइट्रेशन के अंदर मैंने क्या कर दिया, अपने सेट में से वो वाला आइटम रिमूव कर दिया। हर बारी के अंदर इंडिविजुअल आइटम्स आ रहा होगा, फर्स्ट में 1 आएगा, 1 रिमूव, 2 आएगा, 2 रिमूव, 3 आएगा, 3 रिमूव, एट द एंड यू गॉट द empty set. Use difference update method to remove multiple element at once. डिस्कार्ड की मदद से आप नहीं कर सकते थे एट द सेम टाइम मल्टीपल कीज को ड्रॉप। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं आप एक ही वक्त के अंदर बहुत सारी कीज जो आप चाहते हैं उनको ड्रॉप करें, तो ये आपके पास एक स्पेसिफिक स्पेशल मेथड है जो कहलाता है डिफरेंस अपडेट अंडरस्कोर अपडेट। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अब आप सेट पास कर सकते हैं और इसके अंदर मल्टीपल कीज पास कर सकते हैं। जो भी कीज सेट के अंदर मौजूद होगी इट विल ड्रॉप द कीज और डिस्कार्ड द की और डिलीट द की। बाकी तो जब मौजूद नहीं होंगी तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। अब अपडेट, अच्छा ये जो डिफरेंस अपडेट है ना थोड़ा सा अजीब सा है। अब डिफरेंस अपडेट ड्रॉप कर रहा है कीज को, तो याद रखिएगा अपडेट ऐड के लिए इस्तेमाल होता है, डिफरेंस अपडेट मल्टीपल कीज को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम पाइथन वाले को मैसेज कर सकते हैं कि भाई तुमने क्या बंड मारा है, लेकिन अभी क्योंकि ये बना हुआ है तो हमें इस तरीके से ही
फॉलो करना पड़ेगा। अपडेट डिफरेंस क्या करता है भाई? रिमूव करता है, एक की को मल्टीपल आइटम्स को रिमूव करने की सलाहियत रखता है। डिस्कार्ड क्या करता है? एट द टाइम एक ही की को रिमूव करता है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपके पास अपडेट। अपडेट क्या करता है भाई? ऐड मल्टीपल आइटम्स, सही है। अपडेट डिफरेंस, रिमूव मल्टीपल आइटम्स, अपडेट ऐड मल्टीपल आइटम्स टू योर लिस्ट। तो दोनों ही आपके पास मल्टीपल कीज के साथ वर्क करते हैं या मल्टीपल आइटम्स के साथ वर्क करते हैं। लेकिन एक और डिफरेंस ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप अप्लाई कर रहे होंगे डिफरेंस अपडेट, तो अपनी मल्टीपल कीज को इनकैप्सुलेट करना कर्ली ब्रैकेट्स के साथ, छोटी छोटी चीज़ें। इस बार का जो क्विज है मोस्ट प्रोबेबली सर जिया सेट करेंगे, और मेरा एक्सपीरियंस रहा है सर जिया के क्विज को अटेम्प्ट करने का। बड़े क्विज दिए, लेकिन सर जिया जिन चीज़ों पे फोकस करते हैं ना, वो चीज़ें होती हैं जिनको हम निगलेक्ट कर देते हैं। क्या भाई ये क्या है यार, छोड़ो बस इसको। लेकिन ट्रस्ट मी, एक एरर हैंडलिंग पे खतरनाक किस्म का फोकस रखना आप लोग, क्योंकि मैंने क्विज दिया था आई गेस 34 सवाल थे, 34, और उसमें से 12 या 13 तो सिर्फ एरर के थे कि ये होगा तो क्या एरर आएगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या एरर आएगा, एरर हैंडल कैसे करें, एरर क्या आएगा। मतलब एरर का जो स्ट्रिंग आता है टेक्निकली वो पूछा गया था कि पूरा स्ट्रिंग बताओ, इतने सारे स्ट्रिंग दिए हैं, कौन सा एरर थ्रो होता है जब ये वाला एक्सेप्शन आता है। तो मैं बस आपको डरा नहीं रहा, बी रेडी, क्योंकि सर जिया ने ये वाला क्विज मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर, वो सेट करेंगे। और मैं आप उनको थोड़ी नेचर बता रहा हूँ उनकी, कि जब व्हेन इट कम्स टू सेटिंग अप क्विज, वो किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सेटअप करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, डिफरेंस याद रखें। डिफरेंस अपडेट जो कि रिमूव मल्टीपल आइटम्स को करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीपल कीज आएंगी, एंड व्हेन इट कम्स टू अपडेट आपके एरे के अंदर मल्टीपल कीज आएंगी, तो ये अपडेट हो जाएगा। सही है। बिफोर क्या था, जो भी था, जब ऐड किया तो ये 7, 8, 9 और हेलो। अगेन आप देखें इट्स अनऑर्डर्ड, हैशिंग एल्गोरिथम के ऊपर है, पीछे कौन सा हैशिंग एल्गोरिथम इस्तेमाल हो रहा है उसके बेसिस के ऊपर ये ऑर्डर सेट का बनता है। अब आते हैं यूनियन के ऊपर। इट्स वेरी बेसिक। यूनियन क्या करता था भाई मैथ के अंदर? बोलो भाई। तमाम वैल्यूज को, अगर मैं बिल्कुल ही लेमैन टर्म में बताऊं तो दोनों को मर्ज कर देता था, और जो हर एक दो सेट है तो दोनों की जो कीज हैं उनको एक्यूमुलेट कर देता था, ड्रॉपिंग द रिपीटेशन। ऐसे ही होता था कि दोनों में 1 1 आ रहा है तो एक 1 को उठाएगा और फिर एक सीक्वेंस बना के आपको दे देगा। तो सेट भी ये करता है, आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 5 है और 1 5 6 7 है, तो क्या आएगा? ये दोनों तरफ से 1 आ जाएगा, इधर से 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 4 दोनों में नहीं है, दोनों जगह 5 है, 5 पिक कर लेगा, और 6 और 7। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 5 6 7, मैथ्स है बेसिक। मेक सेंस भाई? इसमें कोई मसला किसी को यूनियन में? सही है ना? वरना फिर आपके स्कूल पे बात आ जाएगी और आपके मैथ्स के टीचर पे। तो यूनियन करते कैसे हैं? ये सिंगल पाइप का साइन होता है, ये यूनियन के लिए अप्लाई होता है। आपके दो सेट होंगे, आप चाहते हैं आप इन दोनों का मर्ज निकालें, ड्रॉपिंग डुप्लीकेट कीज, और सबको मिला के लिख दें। तो आपने अपने दो सेट लेना है, बीच में पाइप का साइन लगाना है, लेफ्ट पे सेट होगा, राइट पे भी सेट होगा। ये करेगा क्या? दोनों सेट का यूनियन आपको एक नए वेरिएबल के अंदर लाके दे देगा, जो कि हमने देखा है। इसने बताया भाई क्या करता है, यूनिक एलिमेंट्स लाके देता है। ऑर्डर डज नॉट मैटर। अगेन भाई ऑर्डर डज नॉट मैटर, क्योंकि अगेन एट द एंड तो आपको सेट ही मिल रहा है ना। तो अगर आपको 1 2 3 बड़ा सीक्वेंस में मिल रहा है तो पक्के मत हो जाना कि ये ऑर्डर्ड है, प्रेडिक्टेबल नहीं है। वी ऑल नो कि भाई ये यूनिक कीज को ही इंटरटेन करता है, जो रिपीटेशन होती है उसको ड्रॉप कर देता है। तो यही होगा कि अगर आपकी कोई की रिपीट हो रही है तो ये उसको ड्रॉप कर देगा, आपकी रिपीटेड कीज नहीं आपके एंड रिजल्ट के अंदर शो होगी। नीचे चलते हैं। अच्छा, कीज को डिलीट करने के सेट में से दो तरीके हैं, एक रिमूव है और एक डिस्कार्ड है। अब इसमें से डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस वही है जो कि अगर आपको याद हो एरे के ऊपर फाइंड और इंडेक्स में था। फाइंड और इंडेक्स मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उसमें डिफरेंस क्या था भाई? एक -1 थ्रो करता था अगर उसको वैल्यू नहीं मिलती थी, और एक एरर थ्रो करता था। यहाँ पे भी वही फर्क है। रिमूव मेथड रिमूव द स्पेसिफाइड आइटम फ्रॉम द सेट। इफ द आइटम इज नॉट फाउंड इन द सेट इट रेजेस अ की एरर। रिमूव आपके सेट में से आइटम रिमूव करने के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन
जो आइटम आप इसको रिमूव करने के लिए कह रहे हैं अगर वो सेट के अंदर मौजूद नहीं है तो रिमूव क्या करता है, एक एरर थ्रो करता है, ठीक है। इसके बरक्स डिस्कार्ड क्या करता है, डिस्कार्ड कुछ भी नहीं करता। However, if the item is not found in the set, ये मैं आपको डिस्कार्ड की बात बता रहा हूँ, it does not raise any error, it simply does nothing, ठीक है। बस सिंपल सा डिफरेंस याद रखिएगा और किसका डिफरेंस है याद रखिएगा कि कौन क्या करता है। आपका जो डिस्कार्ड है वो ड्रॉप करता है कीज को, लेकिन अगर की ना मिले तो कोई एरर नहीं देता। आपका जो रिमूव है वो भी की को रिमूव करता है आपके सेट में से, लेकिन अगर की ना मिले तो वो एरर थ्रो करता है। मेक सेंस? बस याद रखिए। नीचे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। ये देखिए इन्होंने एरर भी आपको दिखाई है, चला के देखिएगा। इन्होंने सेट बनाया 1 2 3 और रिमूव क्या करने की कोशिश की है 4, जो कि आपके सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये नीचे एरर पढ़ लीजिएगा, ये आपको किस तरह का और किस नस्ल का एरर दे रहा है, क्योंकि पाइथन में एरर्स की बड़ी नस्लें हैं। अगर जब आप 9th स्टेप पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा, टाइप एरर, वैल्यू एरर, जीरो एरर और भी बहुत सारे एरर। और हर एक एरर एक स्पेसिफिक सिनेरियो के अराउंड आता है, ऐसा नहीं कोई भी एरर कभी भी आ जाएगा, ठीक है। अगेन पॉप इस्तेमाल करने की कोशिश की हुई है इन्होंने आपके उसके ऊपर, क्या कहते हैं, सेट के ऊपर। कौन बताएगा इसका क्या एरर आएगा? बोलो भाई। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं भाई इसे छुपा दूँ थोड़ा सा। पॉप जो है वो आपके सेट में से क्या करेगा, की को डिलीट कर देगा, सही। कौन सी की को डिलीट करेगा? अच्छा चलिए आप एग्जांपल देता हूँ, ये अब आपको बड़ा समझने की बात है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। ये आपको एक सेट दिख रहा है 1 2 3, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ भाई माई सेट डॉट पॉप, कर दिया। इसके बाद मैं माई सेट को लॉक करता हूँ, बताएं क्या वैल्यू आएगी सेट की? हाँ, कौन कौन बोलता है 1 2 आएगा? की डिलीट होगी 110%। अगर मैं बोलूं होगी, इसके बाद सोचें, अगर आप ये सोच रहे हैं नहीं होगी होगी, अब इसको भूल जाएं। लेट्स से होगी की 110% डिलीट होगी, कौन सी होगी? कौन बोलता है 1 2 आएगा? हैंडल्स करो भाई। कौन बोलता है 2 3 आएगा? 4 आएगा? 4 तो मौजूद ही नहीं है मेरी बहन, सही है, ठीक है। कौन बोलता है 2 3 आएगा? सॉरी मुझे कंफ्यूज कर दिया आपने। मेरे प्यारे दोस्तों अब आते हैं नीचे, पढ़ते हैं थोड़ा सा। जो ये बोल रहे हैं ना, जो आउटपुट प्रिडिक्ट कर रहा है, जो आउटपुट प्रिडिक्ट कर रहा है वो गलत है। जब मैंने आपको बता दिया ये 1 2 3 आपके दिखने के लिए 1 2 3 आपने सीक्वेंस में बनाया है, लेकिन एट द एंड जब वो स्टोर होगा वो 1 2 3 भी हो सकता है, वो 2 3 1 भी हो सकता है, वो 3 2 1 भी हो सकता है। तो जब वो डिलीट कर रहा होगा उस टाइम पे कोई भी, जो भी उस टाइम पे लास्ट एलिमेंट या लास्ट की उसको मिलेगी वो उसको जाके उड़ा देगा। तो इट्स नॉट प्रिडिक्टेबल। कभी भी आप टेक्निकली पॉप जो है वो सेट के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इंडेक्स नहीं है, आपकी कोई भी की डिलीट हो सकती है। आप सोच रहे होंगे ये डिलीट होगी, वो कोई भी उठाकर डिलीट कर देगा उस टाइम पे जो भी सीक्वेंस बनेगा। मेन चीज जो मुद्दे की बात है वो है कॉन्सेप्ट समझना। जब मैंने आपको बता दिया, एक चीज क्लियर कर दी कि भाई भूल जाओ, एरर नहीं आएगा, डिलीट होगी होगी, लेकिन कौन सी डिलीट होगी? आपका आंसर ये बनता था कि सर कोई भी डिलीट हो सकती है, डिलीट होगी लेकिन कोई भी हो सकती है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आंसर इसका क्या चीज डिलीट होगी, क्योंकि देयर इज नो सीक्वेंस, देयर इज नो ऑर्डर, देयर इज नो इंडेक्स। जैसे आपके पास लिस्ट के अंदर होती है कि जब पॉप करेंगे तो भी लास्ट जाएगा, क्योंकि वो इंडेक्स होता है, क्या इंडेक्स नहीं है? नहीं नहीं, आप अप्लाई नहीं करते तभी बोल रहा हूं, लेकिन ये एक समझे हैक है, ठीक है। आगे चलते हैं, इन्होंने बताया हुआ है, देखिए इन्होंने आउटपुट भी दिया 1 2 3 था, उन्होंने पॉप अप्लाई किया, पीछे क्या बच गया 2 3। क्या आपका भी हमेशा 2 3 आउटपुट आएगा? नहीं, आपका 1 2 भी आ सकता है, आपका 1 3 भी आ सकता है, आपका 3 2 भी आ सकता है, आपका 2 3 भी आ सकता है। याद रखिएगा, आपको मैं हाथों में दे रहा हूँ इसके क्वेश्चंस।
ये वही यूज रिमूव के बारे में लिखा हुआ है और यूज डिस्कार्ड के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सप्लिसिट एरर थ्रो करें कि जो की यूजर डिलीट करना चाहते हैं वो मौजूद नहीं है तो एरर थ्रो करें, तो गो विद रिमूव, क्योंकि रिमूव एरर थ्रो करता है। अगर आप चाहते हैं है तो डिलीट कर दो, नहीं है तो बस आगे का कोड कंटिन्यू करो, तो आप डिस्कार्ड की वजह से आगे चल सकते हैं। ठीक है, फाइनली जिसका था इंतजार वो आ गया। द इनर वर्किंग ऑफ सेट, एडवांस्ड टॉपिक, हैशिंग। ठीक है, ये वो हैशिंग है जिसकी मदद से आपके जो सेट्स होते हैं, आपकी जो डिक्शनरीज होती हैं, वो आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। ये पूरी बहुत बड़ी एक कहानी लिखी हुई है, ऑब्वियसली मैं इसको गो थ्रू नहीं करूंगा, लेकिन एट द एंड होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, दोबारा थोड़ा सा गो थ्रू करा देता हूँ। आपने अपनी कीज दी अपने ह्यूमन रेडेबल फॉर्म के अंदर कि भाई मेरी की क्या है, सेट के अंदर हेलो है, मेरी की 1 है, मेरी की ट्रू है, मेरी की टपल है, जो आपको समझ आती है। अब जब ये मेमोरी के अंदर स्टोर्ड होंगी तो ये ऐसे स्टोर नहीं होगी, पहले इनका हैश बनेगा। ठीक है, इनका क्या बनेगा, हैश बनेगा। क्या वो हैश काफ़ी है? नहीं, वो हैश फिर मेमोरी एड्रेस पे किसी एड्रेस को रेफर करेगा या उसको मैप करेगा। लेट्स से हेलो था, उसका हैश बना कुछ भी, सही कुछ भी, और वो जो कुछ भी था वो अब एक्चुअल मेमोरी के अंदर किसी एड्रेस को, किसी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। तो टेक्निकली ऐसे काम होता है। अब जब आप बाद में अपने सेट में से वो कीज मंगाते हैं ना, तब भी यही होता है कि आपकी जो कीज थी हेलो, वो दोबारा हैश होती है, और एक बार जो हैश आएगा एक वैल्यू का, हमेशा वही आएगा। हेलो का हैश अगर आप एक बार हासिल करने की कोशिश करें या 100 बार हासिल करने की कोशिश करें, हर बार सेम ही आएगा, तभी तो आप दोबारा उस वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, वरना तो कहीं घूम जाएगी मेमोरी में, आप दोबारा उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो पहली बार स्टोर करते हुए हैश में कन्वर्ट हुआ, हैश ने मेमोरी के अंदर एक एड्रेस को पॉइंट आउट किया, और जब एक्सेस करना चाह रहे हैं तब यही होता है कि आपकी हैश में कन्वर्ट हुआ, वही हैश जो बनते हुए हुआ था। तो जब बनते हुए हुआ था तो टेक्निकली अब ये भी उसी पॉइंटर पे रेफर करेगा जो बनते हुए हुआ था। तो इसी तरीके से मैं दोबारा उस वैल्यू तक पहुंच भी पाता हूँ, वरना इतना कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, एक बार वैल्यू बन गई तो मैं तो उसको कभी एक्सेस ही नहीं कर पाऊँ। तो ये हमेशा एक ही यूनिफ्लो इसका चलता है, जिस तरीके से बनी थी उसी तरीके से एक्सेस भी कर पाऊंगा, क्योंकि बिहाइंड द सीन आई एम गेटिंग एक्सेस टू द सेम लोकेशन इन अ मेमोरी। मेक सेंस? तो सारी कहानी इसी चीज़ की लिखी है। अब अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ का हैश मालूम करना चाहें कि यार हैश कैसे होता है, तो एक तो ये आईडी है, आईडी समथिंग एल्स, आईडी वो नहीं है जो कि हैश बनता है, एक हैश का मेथड होता है। सही है, अगर आप पता करना चाहते हैं ना कि यार हैश क्या बनता है, हेलो का, ए का, 1 का, ट्रू का, या अपने टपल का, तो आप ये हैश का एक मेथड है जो कि बिल्ट इन है पाइथन के अंदर, और पाइथन टेक्निकली इसी को यूज़ करता है हैश बनाने के लिए। आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, अपनी वैल्यू इसके अंदर पास कीजिएगा, ये आपको उस चीज़ का हैश बना के दे देगा। अगर मैं नीचे आके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं आपको हैश मिला हुआ है, ए का भी मिला हुआ है और बी का भी मिला हुआ है। दोनों का हैश जो है वो टेक्निकली, अगर मैं ऊपर देखूं क्या हुआ है, हेलो वर्ल्ड, बी की वैल्यू भी क्या है, हेलो वर्ल्ड। कौन बोलता है कि ए का हैश अलग होगा, बी का हैश अलग होगा? जरा हैंड सही से रेस करें, गौर से देख लें, इसको मैं रेफर कर रहा हूँ। ए की वैल्यू देख लें गौर से, बी को देख लें, ठीक है। अब अगर मैं ए का हैश बनाऊं, जो कि आपने देखा एक मेथड बना हुआ है, और फिर बी का हैश बनाऊं, ठीक है, कौन बोलता है दोनों के हैश अलग होंगे? सो मच एग्जाम। कौन बोलता है कि दोनों के हैशेस जो होंगे वो सेम होंगे? अब जरा नीचे देखिए, ए का हैश क्या आया, कुछ एंड की वैल्यूज देख ले, कुछ सेंटर की देख ले, वो शुरू की देख ले। 90 दोनों में 90 है, 878178 दोनों में, 555555 तीनों दोनों में, दोनों का हैश सेम आएगा। नीचे नोट पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट। Even if the set only allows immutable items, the set itself is mutable। मैंने वो बात आप तक छोड़ दी है, दोनों का क्योंकि वैल्यू सेम थी तो दोनों के हैश भी मेरे प्यारे दोस्तों सेम ही होंगे। अभी तो इतनी बड़ी बात की थी कि भाई दोनों की वैल्यू सेम है तो हैश भी तो सेम ही होंगे। अच्छा,
इंपॉर्टेंट नोट्स, इवन इफ द सेट ओनली अलाउज इम्यूटेबल आइटम्स, ठीक है, अगर आपका जो सेट है वो इम्यूटेबल, जो ऊपर बात मैंने की थी कि आप सेट की कीज क्या क्या चीजें बना सकते हैं, स्ट्रिंग इम्यूटेबल, बूलियन इम्यूटेबल, नंबर इम्यूटेबल, टपल इम्यूटेबल, लिस्ट नो बिकॉज इट्स म्यूटेबल, ठीक है। आप अपने सेट के अंदर सिर्फ इम्यूटेबल डेटा टाइप्स ही स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो स्टोर करने की बात हो गई। अब बात आती है सेट की इटसेल्फ, कि वो इटसेल्फ क्या है। इटसेल्फ इट्स म्यूटेबल, मेक सेंस, क्योंकि अभी आपने देखा था आप इसके अंदर वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं, और इम्यूटेबल किस सेंस के अंदर कि आप इसकी इंडिविजुअल वैल्यूज को अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो वैल्यूज की जो टाइप है वो इम्यूटेबल है। अब अगर आपको ऊपर वाली दो चीजें समझ आई कि इट्स अनचेंजेबल बट इट्स म्यूटेबल, ऑन इट्स ओन इट्स म्यूटेबल, you can add new values, you can remove current values, लेकिन when it comes to updating the individual items आप उनको अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि उन आइटम्स की नेचर जो है वो इम्यूटेबल है, वो स्ट्रिंग है, वो बूलियन है, वो नंबर है, वो टपल है, जो कि सारे इम्यूटेबल हैं। मेक सेंस? गुड। जी ब्रेक, फैन ऑन करा दो भाई, एडमिन फैन ऑन करा दो यार। किस चीज का? नो नो, यूनिकोड इज समथिंग एल्स। यूनिकोड बेसिकली कंप्यूटर साइंस का, वैसे तो हैशिंग भी कंप्यूटर साइंस। यूनिकोड होता है आपके हर की, जो आपके लैपटॉप पे जितनी भी कीज है ना, इन सब के अगेंस्ट एक कोड होता है, वो यूनिकोड कहलाता है। हैशिंग एक अलग चीज़ है। हैशिंग मतलब अपने पूरी, हेलो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स और करेक्टर्स और नंबर्स, ठीक है। तो वो हैशिंग एक अलग चीज़ है, और यूनिकोड हर की के अगेंस्ट एक यूनिकोड होता है। मेक सेंस? यस। एग्जाम्पल जहन में आ रही, बताओ भाई। भाई ये इनके बिहाफ पे मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। इन्होंने सेट के इम्यूटेबल होने और चेंजेबल होने की दोनों की एक एग्जांपल बनाई है। आपके कहने में मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि भाई शादी आप एक बार कर लें, ठीक है, तो बस कर ली, अब कुछ नहीं कर सकते आप, शादी कर ली तो कर ली, लेकिन फिर आप दूसरी तीसरी और चौथी कर सकते हैं। तो आप टेक्निकली इम्यूटेबल भी हैं, आप चेंज नहीं भी कर सकते। देयर इज अ रूम इस्लाम में है, जो कि नहीं है भाई, नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या कह सकते हैं, गुड सिनेरियोज के अंदर इट्स इम्यूटेबल, लेकिन आप 2 3 4 शादियां भी कर सकते हैं। आपके भी आप में थी भाई, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। बाद में ये ना मेरी खिंचाई हो रही। अमीन भाई लास्ट क्लास के अंदर एक चीज़ पर बड़ा फोकस कर रहे थे, जो था आपकी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस की। आई नो, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, लास्ट क्लास इज नॉट अबाउट कि आपको किसी तरीके से थोड़ा सा एम्बेरस फील किया जाए, करवाया जाए कि यार ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। इट्स मोर अबाउट कि आप चीज़ों को परखें, आप ये देखें कि आप कहाँ खड़े हुए हैं और आपको क्या क्या चीज़ें अभी आपके टूल बॉक्स में नहीं है। जो टूल बॉक्स में आ गई यार, उसमें खुश होने की क्या तुक है। तुक तो तब होना जब आप कहीं स्टैंड कर चुके हो, आप कोई इनकम आ रही है, कहीं स्टैंड करते हैं, कोई चीज़ है जो टूल बॉक्स में आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें आ गई, लेकिन एम फॉर बिग अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप मिस करते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें अमीन भाई ने बताई थी, इट्स नॉट लाइक कि आप घबरा जाएं या बोले यार सर अमीन क्या कर रहे हैं, इतनी जल्दी पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों ऐसा कर। अगर मैं भी वहाँ पे बैठा होता
और अमीन भाई इतना बल्क में मुझे नॉलेज दे रहे होते कि भाई कुबरनीज भी बता दिया, डॉकर भी बता दिया, आपको सर्वर की नॉलेज भी दे दी, आपको डेटा स्ट्रक्चर भी बता दिया, मैं भी नहीं पकड़ पाता। मैं भी किसी पॉइंट पे आके स्लिप कर जाता कि यार अब यहाँ से ज़्यादा मेरा नहीं है, पोटेंशियल में नहीं आपके साथ कैरी ऑन कर सकता। लेकिन कहने का मकसद ये था, अगर आप देखें तो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहे थे, आपको मार्केट के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जो टूल्स अवेलेबल हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं, और एक रिक्रूटर किस तरीके से एक डेवलपर, एक प्रोग्रामर, जूनियर, क्योंकि अभी तो आप इनिशियली आप जूनियर लेवल पे जाएंगे, किस तरीके से आपको परखता है, वो तमाम चीज़ें आपको बताई जा रही थी, ताकि जो आप कोड कर रहे हैं करें, बस उसके अंदर कुछ और टूल्स, कुछ और पैकेजेस ऐड कर लें, ताकि आप वही कोड बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ कर रहे हो और वो चीज़ आपको स्टैंड आउट करवाए, सामने देखने वाला बोले कि हाँ यार काम जो हो रहा है, काम तो कर रहे हैं, लॉजिक तो लिख रहा है, तमाम चीज़ें तो कर रहे हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर कर रहे हैं, टेस्ट भी लिख रहा है, मॉड्यूल्स भी बना रहा है, इसके बाद इसको सर्वर की भी नॉलेज है, इसको क्लाउड की भी नॉलेज है, तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए है। नहीं है कोई मसला नहीं, लेकिन अपना एक गोल बनाए, यार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जो चल रहा है ये तो मैं चलता रहेगा ऐसे, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाते रहेंगे और हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैंने कुछ डेडिकेटेड घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा आपकी फैसिलिटी के मुताबिक अपने आप को दें और चीज़ें एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये चीज़ आपको ट्रस्ट नहीं यहाँ से बताना पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वरना ये 1 साल का कोर्स 3, 4, 5 साल पे भी ड्रैग कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको क्या क्या पढ़ाएंगे और क्या क्या हम खुद पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी एक्सप्लोरेशन के ऊपर थी। O1 एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जब भी आप एक प्रोग्राम बनाते हैं तो एक अच्छे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के अंदर या ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं किसी भी प्रोग्राम को रन करने के अंदर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। दुनिया का कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी टॉप नॉच हो और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी टॉप नॉच हो। अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बचाने जाएंगे तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अचीव करना चाहेंगे, कोड जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए, तो आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ज्यादा स्पेस लेगा, क्योंकि उसमें चलना है। तो एक चीज याद रखिएगा, ये दोनों चीजें आपके जहन में होनी चाहिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जब भी आप किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस मेजर्स करने के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस मेजर करने के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें से एक चीज बड़ी ही सर फहरिस्त है, वो कहलाता है आपका बिग ओ नोटेशन। ठीक है, कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो कहलाता है O ऑफ n या बिग O ऑफ n, कि वो क्या है, वो कांस्टेंट भी हो सकती है, वो लीनियर भी हो सकती है, वो एक्सपोनेंशियल भी हो सकती है, वो निहायत ही बेकार भी हो सकती है, और ये तमाम चीजें मेजर होती है इस O ऑफ n की मदद से। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हैश मैप्स, हैश टेबल्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि हर डेटा स्ट्रक्चर्स के अराउंड आप कुछ सेट ऑफ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर नई वैल्यू ऐड करना, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पुरानी वैल्यू या मौजूदा वैल्यू को डिलीट करना, डेटा स्ट्रक्चर में से कोई की को तलाश करना, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पूरा सर्चिंग चलाना, ये सबसे बेसिक 4 ऑपरेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लुकअप, सर्च, ऐड, रिमूव। ठीक है, मेक सेंस? अब इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि भाई इस डेटा स्ट्रक्चर जो भी आपने चुना है कि यार मेरा ये प्रोग्राम बन रहा है, इसके लिए मैं ये वाला डेटा स्ट्रक्चर चूज कर रहा हूँ। लेट्स से मैंने बोला भाई मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूँ, इसके लिए मैं लिस्ट का इंतखाब कर रहा हूँ, मेरा डेटा लिस्ट के अंदर मेंटेन होगा। तो याद रखिएगा, लिस्ट की लुकअप की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। n डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द अरे। मेक सेंस? उसकी डेटा स्ट्रक्चर जो एरे है, इसकी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n है। जो लुकअप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ 1 है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्सिटी है कांस्टेंट है, हमेशा 1 ही रहेगी। अब ये लुकअप क्या कहलाता है, एरे के अंदर जो बोलते हैं ना, एरे स्क्वायर ब्रैकेट 1, देखा है ना भाई अपने की, ये कहलाता है लुकअप, कि आप अपनी की को एक्सेस कर रहे हैं। तो टेक्निकली ये O ऑफ n होता है, ये फौरन जाता है, बोलता है इंडेक्स 1 बोला है इसको लाके दे दो, इंडेक्स 2 बोला है लाके दे दो, 3 बोला है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सर्चिंग कि मैं पूरे एरे के अंदर फाइंड करूं कि भाई हेलो कहां लिखा हुआ है, तो ये कहलाता है सर्च, और ये कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है किसकी, लिस्ट की। लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर हैश मैप या फिर डिक्शनरी या फिर आपका जो सेट होते हैं, इनकी
चारों ऑपरेशन में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O ऑफ 1 होती है। इट मीन्स कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जो हायरार्की है ना, उसके अंदर सबसे नीचे आता है, जो सबसे टॉप नॉच आता है वो आता है O ऑफ 1, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद आता है O ऑफ n log n, ठीक है। उसके बाद log n, उसके बाद आपके पास लीनियर, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल। तो सबसे जो फास्ट होते हैं ना वो आपका O ऑफ 1 होता है। ऑब्जेक्ट या फिर हैश टेबल या हैश मैप्स की बात अच्छी ये है कि इसके चारों ऑपरेशंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब O ऑफ 1, मतलब सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए वो हैश टेबल की होती है। मेक सेंस? थोड़ा बहुत बताया, आई नो इट्स अ लॉट, लेकिन थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कब इस्तेमाल होता है ये बस मैंने आपको इसलिए बताया। तो जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर चूज कर रहे हो, अब देखें, ये आपको बात नहीं पता थी जो मैंने अभी आपको बताया आपके लिए कि भाई मैंने, क्योंकि जब पर्सन का डेटा क्लास में स्टोर होते हुए देखा है तो हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर देखा है, तो मैं भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। या जब मैंने डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर होते हुए क्लास में देखा है एरे के अंदर, तो मैं एरे ही बनाऊंगा। लेकिन अब आप दूसरे जाविये से देखेंगे, आप देखेंगे आपका डेटा सेट कितना बड़ा है, उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। मुझे लिस्ट चूज करना चाहिए जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड के अंदर O ऑफ n है, या फिर हैश मैप चूज करना चाहिए जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है। तो बस अभी मैंने आपको कोई डेटा स्ट्रक्चर समझा नहीं दिए या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बता नहीं दिए, मैंने आपका इंटरेस्ट डेवलप किया ताकि आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, और अब आपको पता है कि इसको क्यों इस्तेमाल करना है, क्यों मैं इस बारे में सोचूं। आप इसलिए सोचेंगे, और जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, इंटरव्यूअर इस चीज़ से आपको परखता है कि मेमोरी को बेदरज इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइम का बेदरज इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स इतने से होते हैं, इनके अंदर डेटा भी इतना सा होता है, लेकिन जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स में जाते हैं उनका डेटा लेक, डेटा वेयर हाउस, पता नहीं क्या क्या होता है डेटा के हिसाब से, ट्रिलियन बिलियंस ऑफ रॉज होती हैं आपके डेटा की। तो उसको कैसे स्टोर करना है ये आपको पता होना चाहिए। वो डेटा इंजीनियरिंग और उस तरफ जाएंगे, वो बहुत एक अलग कहानी है। अभी आप वेब डेवलपर करें, सही है, और पाइथन AI की तरफ आए, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, इसके बारे में आप पढ़िएगा। और ये आपकी हैशिंग और रीहैशिंग, वही पूरी थ्योरी बताई हुई आपको, या आपके लिए एक्सप्लोर इट, आप टाइम स्पेंड करें इसको। सेट ऑर्डर कैन चेंज डायनेमिकली, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि एक बारी में 1 2 3 आ रहा होगा, दूसरी बार 2 3 आ जाएगा। व्हाई डज ऑर्डर चेंज? आ गया ये, व्हाई डज ऑर्डर चेंज, भाई ऑर्डर क्यों चेंज होता है, अगर क्यूरियोसिटी हो ये पढ़ लेना। फ्रोजन सेट, एक लाइनर में खुद ही बता दो सेट और फ्रोजन सेट में क्या फर्क है भाई। अभी तो ऊपर बताया, सेट क्या है, इम्यूटेबल। म्यूटेबल क्या है, म्यूटेबल मतलब चेंजेबल है। लेकिन एक सवाल, क्या सेट की जो कीज होती हैं वो चेंजेबल है? नो, वो इम्यूटेबल है। तभी जब भी आप सेट देखेंगे तो आपको दो चीजें दिखेंगी, कि वहां पे अनचेंजेबल भी लिखा होगा और वहां पे इम्यूटेबल भी इम्यूटेबल भी लिखा हुआ होगा, कि भाई चेंजेबल भी है और इम्यूटेबल भी है। तो ये क्या फर्क है? तो टेक्निकली सेट एज अ होल आपके पास म्यूटेबल है, चेंज हो सकता है, लेकिन सेट की जो कीज होती हैं वो आपके पास इम्यूटेबल होती है। फ्रोजन सेट में क्या है, फ्रोजन सेट की जो कीज है वो तो इम्यूटेबल है ही है, लेकिन ऑन इट्स ऑन फ्रोजन सेट जो है इटसेल्फ वो भी क्या है, इम्यूटेबल। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। इसके अलावा और कोई आपको चीज समझने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इन पाइथन फ्रोजन सेट इज एन इम्यूटेबल, जो कि आपके पास सेट था वो म्यूटेबल था। दैट्स द ओनली डिफरेंस। सवाल आए तो सवाल को गौर से देखिएगा और फिर उसका आंसर कीजिएगा। हमने कहीं फ्रोजन सेट बनाया हुआ है? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, सेट बनाने के आपके पास दो तरीके थे। एक तो आप राइट अवे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दें अपनी कीज को तो भी आपका सेट बन जाता था, और दूसरा तरीका कि आप सेट के क्लास जो कंस्ट्रक्टर था उसके अंदर एरे पास करके वैल्यूज पुट कर दें, तब भी आपका सेट ही बन जाता था। लेकिन फ्रोजन सेट बनाने का एक ही तरीका है, वो ये है कि इसके कंस्ट्रक्टर को, इसकी क्लास को आपने इस्तेमाल करना होगा, इसी के अंदर आप कीज पास करेंगे। ये थोड़ा एक्सप्लिसिट वे के अंदर होता है, ठीक है। तो फ्रोजन सेट ऐसे ही बनता है। बाकी तो तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसे ही हैं। इसके मेथड्स देख लीजिएगा और तमाम चीज़ें, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास। आई गेस दैट्स ऑल देयर इज टू इट। अब आते हैं एक और अच्छे सवाल के ऊपर, वो है सीजी। लास्ट क्लास के अंदर अमीन भाई ने गार्बेज कलेक्टर का भी आपको टॉपिक समझाया था। गार्बेज कलेक्टर क्या है?
मेरे प्यारे दोस्तों, गार्बेज कलेक्टर कुछ भी नहीं है। उर्दू अगर मैं इसकी कन्वर्ट करूं तो गार्बेज कलेक्टर क्या बनता है? कचरा चुनने वाला, कचरा उठाने वाला। प्रोग्रामिंग के पैराडाइम के अंदर कचरा क्या होता है? वो वैल्यूज, वो वेरिएबल्स जिनका आगे इस्तेमाल नहीं है। सही है? लाइन नंबर 1 के अंदर एक वेरिएबल बना, लाइन नंबर 5 के अंदर मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया। अब मेरे जो फाइल थी उसके अंदर 100 लाइन थी, 200 लाइन थी, 1000 लाइन थी। तो क्या वो वेरिएबल जो लाइन नंबर 1 पे बना था और लाइन नंबर 5 पे इस्तेमाल हो गया था, क्या 100, 1000, 2000 लाइन तक अभी भी वो मेमोरी के अंदर स्पेस रखे? डज इट मेक सेंस? तो बस यही है वो मकसद कि गार्बेज कलेक्टर आया। गार्बेज कलेक्टर देखता है क्या ये वेरिएबल फर्दर प्रोग्राम के अंदर यूज हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसको मेमोरी के अंदर स्टोर रखो, क्योंकि इसको फर्दर इस्तेमाल होना है। अगर नहीं हो रहा तो इसको मेमोरी से हटाओ, मेमोरी को साफ करो, क्लियर करो और मेमोरी को एफिशिएंट बनाओ। मेक सेंस? तो समझिए, ये वन लाइनर था मेरी तरफ से। अगर आप इसको पढ़ें आप गौर से, मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ, बाकी आप नीचे खुद देखिएगा। पाइथन्स गार्बेज कलेक्टर इज अ मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, मेमोरी मैनेज का एक सिस्टम है दैट ऑटोमेटिकली frees up memory occupied by objects that no longer needed or reference, जो कि ना फर्दर इस्तेमाल हो रहे हैं, ना ही कहीं पे उनका रेफरेंस मौजूद है। This help prevent memory leaks and allow Python to manage memory efficiently. ये आपको या पाइथन को अलाउ करता है कि वो मेमोरी को एफिशिएंटली मैनेज करे और उसका इस्तेमाल करे, ताकि आपके प्रोग्राम के लिए फ्री मेमोरी मौजूद हो और उसके एग्जीक्यूशन के अंदर किसी किस्म का कोई मेमोरी वाइज ब्लॉकर ना है। मेक सेंस? तो मेरे लिए, मेरी तरफ से आपके लिए ये था। आगे आप इसके एग्जांपल देख लीजिएगा, इसको कराने का तरीका भी देख लीजिएगा। मेक सेंस? ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सेट हमने कवर कर लिया है। आपके लिए 3 मिनट का ब्रेक, इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला हमारा टॉपिक क्या है भाई? टाइप स्क्रिप्ट के नाम से वो उसको मेमोरी के अंदर होल्ड रखता है। जब वो उसका रेफरेंस 0 होता है ना, तब उस वेरिएबल को रिमूव करता है। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है, ये मैंने खुद नहीं बताया, ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए जब आप पढ़ेंगे। अच्छा भाई, मॉड्यूल फंक्शंस लास्ट क्लास के अंदर अमीन भाई ने आपको ये भी बड़े डिटेल में समझाया था, बना के भी दिखाए थे, लेकिन हम कर लेते हैं डिस्कस, कोई मसला। अच्छा भाई, मॉड्यूल्स क्या होता है? मॉड्यूल्स वही है जो कि आपने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर किए थे कि काम को तोड़ने का एक तरीका कहलाता है आपका मॉड्यूल्स। कि भाई अगर मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ 1000 लाइंस के अंदर, तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो मेरे लिए भी किसी वक्त पे आके मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना, और मेरे फेलो डेवलपर्स के लिए भी मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना, बिकॉज इट्स टू बिग, इट्स टू लार्ज टू मैनेज। तो आप क्या करते हैं? फंक्शनलिटी वाइज ब्रेक डाउन करते हैं अपने प्रोग्राम को। जिस तरीके से UI वाइज आपने ब्रेक डाउन किया था अपने कंपोनेंट्स को Next.js के अंदर, उसी तरीके से जब आप सर्वर की बात करते हैं तो सर्वर पे UI तो नहीं होती, लेकिन हाँ लॉजिक होती है, बिजनेस लॉजिक होती है, वो भी बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सही है? तो कंपेयर कर लीजिएगा, UI को ब्रेक डाउन करते हैं आप कंपोनेंट के अंदर, जब आप अपनी बिजनेस लॉजिक को ब्रेक डाउन करते हैं तो वो मॉड्यूल्स कहलाते हैं। तो यही तरीका है। अ मॉड्यूल इन पाइथन इज अ फाइल दैट कंटेन्स पाइथन कोड। मॉड्यूल कुछ भी नहीं होता, एक फाइल होती है .py जिसका एक्सटेंशन होता है, और वो क्या कर रही होती है? वो एक वेरी स्पेसिफाइड सेट ऑफ फंक्शनैलिटी को होल्ड किए हुए होती है। ठीक है, कि भाई जब मुझे इस फंक्शनैलिटी की जरूरत पड़ेगी तो मैं इस फाइल में से इंपोर्ट कर लूंगा। अब वही बात कि आपकी 10 फाइल्स पड़ी हुई हैं, लेकिन एट द एंड आपकी जो फाइल रन होती है वो एक ही होती है। तो हमेशा आपके पूरे प्रोग्राम के अंदर एक मेन फाइल होती है। क्या होती है भाई? मेन फाइल, जहाँ पे आपका तमाम कोड आके या तमाम मॉड्यूल्स आके मर्ज हो रहे होते हैं, कंबाइन हो रहे होते हैं, और फिर वो एट द एंड एक पूरी फंक्शनैलिटी, एक पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। छोटे प्रोग्राम्स के अंदर तोड़ा अपनी बड़ी सी एप्लीकेशन को, उनको मॉड्यूल का नाम दिया, मॉड्यूल इज नथिंग, इज जस्ट अ पाइथन फाइल, और फिर एक मेन फाइल के अंदर दोबारा उन सबको मिला दिया, जुला दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा पूरा कोड लिख रहे हैं, बस वेरिएबल जो कि उस कोड को होल्ड करते हैं। अब वो एक वेरिएबल भी हो सकता है, वो एक फंक्शन कॉल भी हो सकती है, वो एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो कैरी भी हो सकता है, जो भी आप अपने मॉड्यूल के अंदर सेव करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन भी हो सकता है भाई आपकी फाइल के अंदर, क्लासेस भी हो सकती हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, और रनेबल कोड भी हो सकता है, जो कि आपका कुछ नहीं है, एग्जीक्यूटेबल फंक्शन हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा नीचे आता है। टाइप ऑफ मॉड्यूल्स।
आपके जो मॉड्यूल्स होते हैं वो काफ़ी तरह के होते हैं। आपके पास बिल्ट इन मॉड्यूल होते हैं, जैसे पाइथन टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी था, आपके पास एफएस का था, आपके पास क्रिप्टो का था, बहुत सारे आपने अगर देखे हो। उसी तरीके से आपके पास बिल्ट इन पाइथन के अंदर भी कुछ मॉड्यूल्स हैं, जिसमें से एक है मैथ। ठीक है, मैथ का एक मॉड्यूल है जो कि आपको कुछ एडवांस अगर आपने मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है अपने प्रोग्राम के अंदर तो आपको अलाउ करता है। इसके अंदर आपके पास स्क्वायर रूट और डिफरेंट और पाई की वैल्यूज और ये तमाम चीज़ें इस मॉड्यूल के अंदर पहली स्टोर हैं, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा नीचे हूँ तो आप देख सकते हैं ये इंपोर्ट आपने मैथ किया, क्या मैथ को इंस्टॉल करना था? नहीं, बिल्कुल नहीं करना था, ये पहले ही मौजूद होता है पाइथन के इकोसिस्टम के अंदर। जब आपने पाइथन इंस्टॉल की थी उसके बिल्ट इन मॉड्यूल भी उसके साथ ही उठ के आ गए थे। तो जब भी आप फाइल के अंदर लिखेंगे इंपोर्ट मैथ तो टेक्निकली वो मैथ के पूरे मॉड्यूल को आपके फाइल के अंदर ला के खड़ा कर देगा और आप उसके अंदर मौजूद जितने भी मेथड्स हैं, स्क्वायर रूट, पाई और भी जो भी होंगे, पावर का, वो तमाम इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके बाद दूसरा आता है यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल। यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल कुछ नहीं है, ऐसे मॉड्यूल जो आप बनाएं, आसान लफ्ज़ों में बोलते तो कस्टम मॉड्यूल्स। जिस तरीके से अगर आपको याद हो लास्ट क्लास के अंदर सरमीन ने एक फाइल के अंदर एक फंक्शन बनाया था और फिर मेन की फाइल के अंदर उसको इस्तेमाल कर लिया था, तो वो जो आपने एक सेपरेट फाइल के अंदर कुछ सेट ऑफ फंक्शनैलिटी, आई गेस ऐड का फंक्शन था, ऐसे था, ऐड का जो आपका फंक्शन था वो आपका एक कस्टम मॉड्यूल था। ठीक है, तो इट्स नथिंग, इज जस्ट योर कस्टम फाइल जिसके अंदर आप खुद कोड कर रहे हैं, वो आपका कस्टम मॉड्यूल कहलाता है। दो मॉड्यूल हमने कवर कर लिए, बिल्ट इन जो पाइथन के अंदर है, कस्टम जो कि आप खुद बना रहे होते हैं। अब आगे चलते हैं। तीसरा, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। अब ये वो मॉड्यूल्स आते हैं जो कि आप इंस्टॉल करते हैं, वेरी सिमिलर टू टाइपस्क्रिप्ट, npm इंस्टॉल फला बिमा का जो भी आपके पैकेजेस थे, फिर उसकी फंक्शनैलिटी को अपने सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करना। इसी तरीके से पाइथन भी बहुत ज़्यादा पैकेजेस जो हैं वो पाइथन के इकोसिस्टम के अंदर भी मौजूद है, जिसमें से अगर आपको याद हो लास्ट क्लास के अंदर अगेन पिप माई पाइथन टेस्ट, पाई टेस्ट का एक मॉड्यूल था जो कि सर अमीन ने इंस्टॉल किया था। तो वो आपके ना तो बिल्ट इन था, ना तो आउट ऑफ द बॉक्स पाइथन के अंदर था, और ना ही आपने खुद बनाया था। इट्स अ थर्ड पार्टी पैकेज जिसकी फंक्शनलिटी आपको चाहिए थी, तो आपने उसको इंस्टॉल किया और फिर उसको अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किया, जो कुछ नहीं था, एक टेस्टिंग का मॉड्यूल था। सॉरी, यूवी से ऐड होता है, यूवी से, यूवी ऐड, ये दोनों समझाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा टाइपस्क्रिप्ट या फिर जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़े तो आपने पढ़ा होगा एक यार्न इंस्टॉल भी होता है और npm इंस्टॉल भी होता है। ये डिफरेंट पैकेज मैनेजर्स हैं। हम यूवी को इस्तेमाल करेंगे, हम पिप को एट द एंड ड्रॉप कर देंगे। अभी उस तक पहुंचे नहीं है, आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता। अभी अगर आपने पिप देखा है तो आप पिप इस्तेमाल करें, अगर आपने गिटहब देखा हो तो हम एट द एंड यूवी ही इस्तेमाल करेंगे। वो सेपरेट पैकेज मैनेजर है और वो ज़्यादा एडवांस्ड है, ज़्यादा बेटर है, हम यूवी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये पिप वाला ही इस्तेमाल करें क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में भी यही है, जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम यूवी इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी इन्होंने क्या, एक रिक्वेस्ट, जैसे अगर आपको याद हो एक्सियोस, एक्सियोस याद है? एक्सियोस, एक्सियोस कुछ नहीं था, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एक पैकेज था जो कि एपीआई कॉल करने के लिए इस्तेमाल होता था। उसी तरीके से रिक्वेस्ट आई गेस पाइथन के अंदर होगा जो कि इस्तेमाल होता होगा। तो हाँ, ये देखिए आप, उन्होंने रिक्वेस्ट के थ्रू गेट की कॉल की है इस यूआरएल के ऊपर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप देखें तो कॉन्सेप्ट्स कभी भी चेंज नहीं होते। अभी अगर आपने पाइथन नहीं भी पढ़ी होती ना तो मैं बस मैं आपको ये बताता कि यार पाइथन का प्रोग्राम है, आई एम डैम श्योर आप इस चीज़ को देख के बता देते कि यार ये पाइथन के इकोसिस्टम के अंदर कोई एपीआई कॉल हो रही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, नॉट अबाउट द सिंटैक्स और फॉर्मेट। मेथड वही है, एपीआई कॉल पे या तो आप गेट कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट एक पैकेज था जिसमें उन्होंने गेट का, कि आप गेट की कॉल करना चाहते हैं किसके ऊपर, इस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर जो आपके सामने यहाँ मौजूद है। तो ये क्या था, आपके पास एक थर्ड पार्टी पैकेज था, इसको भी बिल्कुल आप उसी तरीके से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिक्वेस्ट्स। लेकिन क्योंकि पहले अगर आप इसको इंपोर्ट करते तो ये बिल्ट इन नहीं था, ये आपको नहीं मिलता। अब आपने पिप इंस्टॉल करके इसको एक्सप्लिसिट वे के अंदर इंस्टॉल किया, तो अब पाइथन के इकोसिस्टम के अंदर रिक्वेस्ट नामी कोई मॉड्यूल मौजूद है और वो इसको समझता है। आपको कैसे पता चलेगा? वो आपके यूज केस के ऊपर है, आप रिसर्च ही करते हैं। मुझे भी आज तक नहीं पता कि पाइथन टाइपस्क्रिप्ट या पाइथन क्या क्या प्रोवाइड करता है।
गूगल करते हैं, पता चल जाता है यार ये बिल्ट इन है और ये नहीं है। और जब कुछ अरसे काम करती हैं तो यूजुअली आप बहुत ही बेसिक काम कर रही होती हैं, सही है, तो उनके आपको पता याद ही हो जाता है कि यार ये बिल्ट इन है, मौजूद है और इसके लिए मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसमें कोई रूल ऑफ थंब नहीं है मैं आपको बता सकूं कि भाई कौन से बिल्ट इन है और कौन से बिल्ट इन नहीं है। करने से पहले जो भी अचीव करना चाहते हैं गूगल कर लेना, बिल्ट इन होगा उसका भी बता देगा, नहीं बिल्ट इन होगा तो कोई पैकेज बता देगा, इंस्टॉल कर लो, ठीक है। देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। अच्छा, ये एक तरीका तो ये था कि हमने पूरा पूरा मॉड्यूल जो बिल्ट इन मॉड्यूल मैथ का भी देखा था ना आपने, वो पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया, फिर मैथ के वेरिएबल को यूज करते हुए मैथ डॉट स्क्वायर रूट मैथ डॉट पाई, वो तरीका था एक ये थोड़ा कंसाइज और मुझे मेरे लिए जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, जिसको मैं बेहतर समझता हूँ, ये वाला ये क्लियरिटी होती है कि भाई आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। इसमें क्या होता है कि आप बताते हैं फ्रॉम मैथ जो कि बिल्ट इन मॉड्यूल और इंपोर्ट कर लो क्या स्क्वायर रूट और पाई, ये दो वो मेथड है जो कि मैथ मॉड्यूल में मौजूद होंगे। तो अब मैं इस स्क्वायर रूट और पाई को स्टैंड अलोन इस्तेमाल कर सकता हूं विदाउट रेफरिंग टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट और मैथ डॉट पाई। मेक सेंस? तो एक क्लियरर तरीका होता है, अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। आपकी अपनी चॉइस है कि आप बस मैथ को डायरेक्ट इंपोर्ट करें और नीचे मैथ डॉट स्क्वायर रूट और मैथ डॉट पाई कर दें। मुझे ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर लगता है, मुझे पता भी चल जाता है कि यार इस मॉड्यूल से मैं क्या क्या फंक्शनलिटी निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैथ के अंदर सिर्फ पाई और स्क्वायर रूट नहीं है, मैथ के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी फॉर श्योर। तो ये थोड़ी क्लियरिटी देता है। सॉरी, नहीं, उसको भूल जाओ, उसको पहले आप एक्सप्लोर करो फिर करें, ठीक है। ये तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं ना, ये नीचे इसके बारे में एक पूरा एक चार्ट बना हुआ, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपने अच्छा सवाल किया। अच्छा, ये नीचे इन्होंने बोला हुआ एलियस, तमाम वही चीज़ें यार जो हमने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी की थी कि भाई अब मैंने एक मॉड्यूल में से एक मेथड को इंपोर्ट कर लिया है, लेकिन अब मैं उसको रीनेम करना चाहता हूँ। वो क्या था? स्क्वायर रूट। तो वही एस का कीवर्ड इस्तेमाल करो, अब उसको एस बोल दो कि भाई इंपोर्ट करो मैथ में से स्क्वायर रूट, लेकिन अब उसको रीनेम कर दो किसमें? एस के अंदर। पाई इंपोर्ट करो, अच्छा कॉमा देना है, जितने भी आपकी कॉमा सेपरेटेड आपकी इंपोर्ट्स होंगी, पाई इंपोर्ट करो और उसको एस पी इस्तेमाल कर लो। और जब आप एस बोलेंगे तो टेक्निकली वो स्क्वायर रूट को रेफर कर रहा होगा, जब आप पी बोलेंगे तो टेक्निकली वो आपके पाई को रेफर कर रहा होगा। ये ये एलियस कहलाता है कि आपने एलियसेस दे दिए हैं अपने वेरिएबल्स को, वो कुछ है उसको कुछ नया नाम दे दिया और उस नाम से आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मेक सेंस? आपके लिए क्विज का एक और क्वेश्चन देता हुआ जा रहा हूँ। जब मैंने इसको एलियस दे दिया है, मैं करके भी नहीं दिखाऊंगा, कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, जब मैंने इसको एलियस दे दिया है, क्या अभी भी मैं इसको स्क्वायर रूट के नाम से हासिल कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इसको पाई से इस्तेमाल कर सकता हूँ, हासिल कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ? कोशिश कीजिएगा और फिर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लिसिट वे के अंदर रीनेम कर दिया। जब रीनेम कर दिया तो इसके एक्चुअल नेम से मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? दैट्स द क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा तरीका और सबसे फजूल और वाहियात तरीका वो ये है, इंपोर्ट फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टैटिक। इसका मतलब कि भाई मैथ के अंदर, मैथ मॉड्यूल के अंदर जो कुछ भी मौजूद है राइट अवे सब चीज़ों को इंपोर्ट करके ले आओ। ये आपकी मेमोरी के लिए और स्टोरेज के लिए थोड़ा सा खतरनाक काम है, क्योंकि मैथ, जब आप सिर्फ मैथ इंपोर्ट कर रहे थे तो वो नीचे ट्रैक कर रहा होता है कि भाई मैथ डॉट स्क्वायर रूट, बस स्क्वायर रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, एफिशिएंट वे के अंदर उसको मैनेज कर रहा होता है। और जो दूसरा तरीका था जो मैंने आपको बताया पसंद है कि फ्रॉम मैथ और एक्सप्लिसिट वे में बताना कि इंपोर्ट कर लो सिर्फ स्क्वायर रूट कॉमा फिर पाई भी इंपोर्ट कर लो, वो भी एफिशिएंट था कि आप अपने पूरे मैथ मॉड्यूल में से बस कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये बड़ा हौलनाक तरीका है कि आप बोल लेंगे भाई मैथ में जो कुछ है ले आओ। हो सकता है भाई मैथ में ऐसी चीज़ें मौजूद हो जो मैंने नहीं इस्तेमाल करनी, वो तो पता नहीं कितना बड़ा मॉड्यूल होगा, तो क्यों सब कुछ मंगाए? तो इसको बस आपको पता होना चाहिए ऐसा कुछ होता है, लेकिन डोंट यूज इट, ओके, डोंट ट्राई इट। हाँ, ये नीचे बताया कि भाई इंपोर्ट मॉड्यूल, वो जो सिर्फ इंपोर्ट मैथ्स जो वाला तरीका था ना, इंपोर्ट मॉड्यूल वाला, थोड़ा सा ऊपर कर लेना आप लोग को देखें, इन्होंने बताया कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है और कौन सा बिल्कुल बिलो एवरेज है। इंपोर्ट मॉड्यूल जो पहला वाला तरीका था कि इंपोर्ट कर लो मैथ को, ये मिनिमल है, ये क्लियरर है और ये फास्ट है, ठीक है। अब ये जो आखिरी तरीका मैंने आपको बताया कि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एवरीथिंग स्टैटिक, ये बहुत बड़ा साइज होता है, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर पता नहीं क्या क्या मौजूद हो सकता है बिल्ट इन मॉड्यूल के अंदर।
ये रीडेबल भी नहीं, कंफ्यूजिंग भी है कि भाई अब स्टैटिक के अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती है, मुझे क्या पता क्या क्या है उसके अंदर। और दूसरा स्लोअर भी है क्योंकि वो पूरा का पूरा मॉड्यूल और उसके अंदर मौजूद एक एक चीज़, एक एक वेरिएबल, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी उसमें मौजूद है वो राइट अवे आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं, भले आपको उसकी ज़रूरत हो या ना हो। और इससे एक ये फ़ायदा होता है कि आप राइट अवे आप उसके इंपोर्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट रेफरिंग मैथ एट ऑल। लेकिन मेरे ख्याल से वो कोई इतना बड़ा एडवांटेज नहीं है जितना बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। डोंट यूज एट ऑल, बस याद रखिए। इसके बाद मेरा थोड़ा पसंदीदा तरीका आ जाता है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, नॉट ऑलवेज, सही है, ऐसा कोई रूल ऑफ थंब मत बना लीजिएगा कैसे इस्तेमाल करना। मुझे जब ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है मैं ये वाला तरीका इस्तेमाल करूँ कि एक्सप्लिसिट बताऊँ कि भाई क्या चीज़ इंपोर्ट कर रहा हूँ, फिर उसको एलियस विलियस देना होता है तो दे देता हूँ। ये लीन एंड क्लियर है, सही, ये क्लियर है और ये एफिशिएंट है, ठीक है, मेमोरी के लिए एफिशिएंट है। तो यूज कोशिश कीजिएगा पहला वाला इस्तेमाल करें या तीसरा इस्तेमाल करें, डोंट गो विद द सेकंड ऑप्शन। ये मैंने बताया हुआ है कि भाई ये क्यों तरीका इस्तेमाल ना करें और इसमें क्या नुकसान हैं, ये पूरा नीचे पढ़ लीजिएगा कि इसके अंदर क्या क्या नुकसान है। ये किसमें कॉन्फ्लिक्ट का भी नुकसान होता है, हो सकता है। हाँ, इन्होंने पाई का बताया हुआ है ना, मैथ के अंदर इन्होंने दो मॉड्यूल यूज़ किए, एक मैथ का जो कि बिल्ट इन मॉड्यूल है और एक नम पाई जो कि इन्होंने इंस्टॉल की है। दोनों के अंदर एक पाई नाम की इंपोर्ट मौजूद है। जब मैंने स्टैटिक कर दिया ना तो दोनों की पाई एट द सेम टाइम मेरी फाइल के अंदर आ गई। अब एक नाम के दो वेरिएबल तो नहीं आ सकते, आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो जो नीचे वाला होगा ना वो ऊपर वाले को ओवरराइट कर देगा। तो होगा टेक्निकली क्या, पहले मैंने मैथ किया तो मैथ का जो पाई या स्क्वायर रूट जो भी था वो मेरी फाइल के अंदर आ गए। फिर उसके बाद नम पाई आया। अब नम पाई के पास अगर वो वाले वेरिएबल होंगे जो कि मैथ के पास भी मौजूद थे तो नम पाई ऊपर वाले मॉड्यूल के वेरिएबल्स को ओवरराइट कर देगा। तो जब मैं पाई इस्तेमाल करूंगा तो मुझे मैथ का पाई नहीं मिलेगा, मुझे नम पाई में मौजूद जो पाई का वेरिएबल है वो मिलेगा, याद रखिएगा। क्या बात है, मजेदार टॉपिक आ गया। फंक्शंस, फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से। अंडरस्टैंडिंग फंक्शन इन पाइथन, दोबारा बता रहा हूँ, फंक्शन का आपको पता है एक पीस ऑफ फंक्शनैलिटी को इनकैप्सुलेट कर देना और जब भी उस फंक्शनैलिटी की ज़रूरत हो तो अपने फंक्शन को इन्वोक कर लेना, वो आपकी फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट कर देगी। यही है ना भाई फंक्शन, इसके अलावा कोई चीज़। कॉन्सेप्चुअली यही है, फॉर्मेट अलग है, सिंटेक्स अलग है, वो पाइथन में अलग है, जो आपने लैंग्वेजेस पढ़ी हैं उसमें अलग है। थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कैसा है। हाँ, ये तरीका है पाइथन के अंदर अपना फंक्शन बनाने का कि आप डेफ लिखते हैं, डेफ मीन नथिंग डेफिनेशन, और उसके बाद अपने फंक्शन का नाम देते हैं। अच्छा, ये बात पे पता नहीं हमने ज़्यादा गौर किया कि नहीं किया, आपकी वेरिएबल की जो कन्वेंशन होती है वो कौन सी है, कैमल है, स्नेक है, इट्स अ पाइथन इटसेल्फ अ स्नेक, सही है। तो ये जो कन्वेंशन यूज़ करता है ये भी स्नेक केस है कि आपका एक वेरिएबल या एक वर्ड दूसरे वर्ड से सेपरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्कोर। तो ये गौर कीजिएगा, तमाम जितने भी अभी तक आपने वेरिएबल्स देखे होंगे जिसके अंदर दो वर्ड कंटेन होते हैं, मौजूद होते हैं, वो दो वर्ड हमेशा सेपरेट होंगे अंडरस्कोर की बेस के ऊपर, सही। तो आपकी मर्जी, आप पास्कल केस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कैमल केस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अ कन्वेंशन जो कि बड़ा पॉपुलर हो पाइथन के वर्ल्ड के अंदर। पाइथन में जो सबसे ज़्यादा कन्वेंशन पॉपुलर है वो ये स्नेक केस है। तो मेरे पहले दोस्तों ये तरीका होता है, वही फंक्शन का कीवर्ड की जगह आप, अगर मैं आपको रेफर कराऊँ पुराना वाला तरीका जो आप टैब स्क्रीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, फंक्शन का नाम की अब कोई भी कीवर्ड नहीं है, आप डेफ बोलेंगे, अपने फंक्शन का नाम देंगे, उसी तरीके से राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद कॉलन। कॉलन मीन्स कि अब फंक्शन का स्कोप स्टार्ट होने वाला है, नीचे लाइन पे आएंगे, स्पेस देंगे, ये टैब देंगे ताकि इंडेंटेशन रहे, वी ऑल नो पाइथन के अंदर इंडेंटेशन मैटर्स। और फिर आप क्या, जो भी पीस ऑफ कोड जो आप पाइथन के अंदर या पाइथन के इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर रखना चाहते हैं वो आप इसके अंदर लिख देंगे। मेक सेंस? गुड। और इनवोक करने का तो मेरे प्यारे दोस्तों वही तरीका है, फंक्शन का नाम लिखो, राउंड ब्रैकेट्स लगाओ, इनवोक हो जाएगा, बस। कॉन्सेप्चुअल एक चीज़ लिखी हुई है, जब आप रूट के ऊपर कोई फंक्शन बनाते हैं, मतलब आपने एक फाइल बनाई main.py की और आपने उसके अंदर एक फंक्शन बना दिया,
तो बाय डिफ़ॉल्ट रूट में बने हुए आपके फंक्शंस, आपके वेरिएबल्स, आपके ऑब्जेक्ट, आपकी डिक्शनरी, आपके एरे, जो भी चीज़ें वो ग्लोबल स्कोप शेयर कर रहे होते हैं। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी याद होगा भाई, ग्लोबल और लोकल स्कोप, सही है। वही बात है कि अगर आप किसी ब्लॉक के अंदर कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो लोकल स्कोप के अंदर है, जब तक वो उसका स्कोप जारी है तब तक आपके वेरिएबल का स्कोप भी जारी है। लेकिन अगर आप फाइल के रूट पे कोई फंक्शन बना रहे हैं, कोई वेरिएबल बना रहे हैं, तो थ्रू आउट ऑफ फाइल एग्जीक्यूशन उसका स्कोप कायम दायम रहेगा और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मेक सेंस? कूल। तो इन्होंने ये बताया भाई। अगर मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊं तो ये ग्लोबल स्कोप में या फिर लोकल स्कोप में ये फंक्शन, ग्लोबल। बोलो भाई, कौन बोलता है लोकल स्कोप है, कौन बोलता है ग्लोबल स्कोप है? ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। फाइल के रूट के ऊपर आप देख रहे हैं कि नेस्टेड नहीं है, किसी चीज़ के अंडर नहीं आ रहा, तो कोई इस चीज़ को इनकैप्सुलेट नहीं करती, ये रूट का फंक्शन है, तो ये आपका ग्लोबल स्कोप शेयर कर रहा है। फंक्शन उसी तरीके से मॉड्यूल के तरीके से आपके फंक्शन की भी कुछ टाइप्स होती हैं। एक आपका बिल्ट इन फंक्शन होता है। बिल्ट इन फंक्शन वही जो कि आपको पाइथन ने प्रोवाइड किया हुआ है, जिस तरीके से प्रिंट का फंक्शन है, आपको याद हो, इट्स अ फंक्शन जो कि आप बिल्ट इन है पाइथन के अंदर, आपने इसको नहीं बनाया, ना ही कहीं से इंपोर्ट किया, आप डायरेक्ट पाइथन की फाइल में लिखते हैं प्रिंट, वो प्रिंट कर देता है। इसी तरीके से लेंथ मालूम करने के लिए एक फंक्शन है जो लेंथ कहलाता है। इसी तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज है जिनको आप सम करना चाहते हैं, तो पाइथन आपको आउट ऑफ द बॉक्स एक फंक्शन देता है जिसका नाम सम है। इसके अंदर आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दें, ये आपको क्या दे देगा, उसका सम निकाल के दे देगा, उसका प्रोडक्ट बना के दे देगा। इसके बाद आता है भाई फंक्शंस डिफाइंड इन बिल्ट इन मॉड्यूल्स। दूसरा तरीका यही है कि आपने कोई चीज़ इंपोर्ट की, जैसे आपने देखा था पहले मैंने पाइथन इंपोर्ट किया था, पाइथन के अंदर स्क्वायर रूट नाम का फंक्शन मौजूद था, तो ये कौन सा आता है, फंक्शन डिफाइंड इन बिल्ट इन मॉड्यूल। सही है, बिल्ट इन मॉड्यूल क्या हो गया, मैथ, और उसके अंदर डिफाइंड फंक्शन क्या हो गया, स्क्वायर रूट। तो एक था प्रिंट जो कि आउट ऑफ द बॉक्स इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था, एक बिल्ट इन मॉड्यूल जो कि है तो बिल्ट इन लेकिन इंपोर्ट करना पड़ता है पाइथन, और उसके फंक्शन स्क्वायर रूट या पाई में इस्तेमाल करता हूँ, तो ये क्या कहलाते हैं, फंक्शन डिफाइंड इन बिल्ट इन मॉड्यूल्स। और तीसरा और आखिरी आता है आपके पास यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि आप खुद बना रहे होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, कुछ भी, ग्रीट का जो भी आप बना रहे हो। जो ऊपर वाला था वो कौन सा था, ये वाला फंक्शन कौन सा है भाई, यूजर डिफाइंड है, ठीक है, ये मैंने खुद बनाया है, ना तो ये बिल्ट इन है और ना ये किसी बिल्ट इन मॉड्यूल में मौजूद है। अच्छा, इधर एक और भी हो सकता था, 1 2 3 एक 4 भी हो सकता था मेरे हिसाब से। वो क्या हो सकता था, टाइप में, टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर एक और, अगर मैं बनाता ये डॉक्यूमेंटेशन तो एक और ऐड करता, क्या होता है, थर्ड पार्टी इंपोर्ट्स के अंदर जो फंक्शन हो, ये क्या है, फंक्शन डिफाइंड इन बिल्ट इन मॉड्यूल्स। जो मैथ था, मैथ क्या था, बिल्ट इन मॉड्यूल था, लेकिन लेट से नमपाई था जो कि मैंने इंस्टॉल किया था, जो रिक्वेस्ट था वो मैंने इंस्टॉल किया था, उसके अंदर डिफाइंड फंक्शन। तो वो अगर इन्होंने ये स्टैंडर्ड अलग से डिफाइन किया है, तो मैं चौथा एक और डिफाइन करता जो क्या होता, फंक्शन डिफाइंड इन थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। मेक सेंस? कूल। ये सिंपल इन्होंने बताया हुआ है कि भाई ये आपने एग्जांपल दी है आपकी बिल्ट इन, सही है, जो कि पहले मौजूद है फंक्शन। ये इन्होंने एग्जांपल दी है फंक्शन डिफाइंड इन बिल्ट इन, कि राइट अवे रैंडम कुछ नहीं है, रैंडम एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, पहले उसको इंपोर्ट करूंगा, फिर उसके अंदर एक मेथड है रैंडम, उसको एक्सेस कर सकता हूं, तो ये क्या है, फंक्शन डिफाइंड इन बिल्ट इन। और तीसरा जो इन्होंने बताया है, ऊपर हमने देख चुके हैं हम, यूजर डिफाइंड, जो कि हम खुद बनाते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपके ऊपर, आप किसी तरीके से भी इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ये सबसे मिनिमल इसकी प्रेजेंटेशन है कि ये ऐसा हो सकता है। सिंटैक्स टू डिफाइन अ पाइथन फंक्शन, आपके पास आ गया फंक्शन, जो हमने बोला था फंक्शन का कीवर्ड जो डेफ कहलाता है, DEF, और उसके बाद आपके फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद इसके पैरामीटर्स आते हैं, जो आपको पता है कि फंक्शन पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है। इसके बाद ये स्ट्रिंग आप देखेंगे अक्सर कि आपके फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग है, ये कहलाता है डॉक स्ट्रिंग। सही, ये कमिट्स नहीं होते,
ये वैसी आपके फंक्शन से रिलेटेड कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ये कोई ऐसी एडिशनल फंक्शनैलिटी भी ऐड नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। ये बस समझिए आपकी फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन है कि भाई मेरा फंक्शन ये कर रहा है, तभी इसको बोलते हैं फंक्शन डॉक स्ट्रिंग। ये डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर मौजूद होती है, तभी इसको डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं। मेक सेंस? इसके बाद आपका फंक्शन स्वीट आता है। ये कुछ नहीं है, बेसिकली आपका एक्चुअल लॉजिक है जो कि आप लिख रहे होंगे। अब आप सिर्फ प्रिंट करा लें, वेरिएबल्स बना लें, कुछ भी जो भी आपने लॉजिक लिखनी है वो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे। इसके बाद आपका रिटर्न आता है। अगर आप फंक्शन से कुछ रिटर्न करवाना चाहते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, तो आप करवा सकते हैं। नहीं करवाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं करवाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पाइथन के अंदर फंक्शन से रिटर्न कराना लाजमी नहीं है। ऊपर आपने देखा था फंक्शन से मैंने कुछ रिटर्न नहीं करवाया था, लेकिन फंक्शन रिटर्न करता है कुछ। अगर आप करेंगे एक्सप्लिसिट वे के अंदर तो जो आप करवा रहे होंगे रिटर्न वो रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिट वे के अंदर फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं करवाएंगे तो बिहाइंड द सीन्स पाइथन के अंदर फंक्शन फिर भी कुछ रिटर्न करेगा। तो क्या होगा? क्या होगा भाई? नन होगा, NONE, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर क्या था? अनडिफाइंड। अगर आप नहीं करते कुछ रिटर्न एक्सप्लिसिट वे के अंदर तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड रिटर्न होता था। पाइथन के अंदर अगर आप फंक्शन से कुछ एक्सप्लिसिट वे के अंदर रिटर्न नहीं करवाएंगे तो नन रिटर्न होगा। NONE, N कैपिटल होगा, N कैपिटल ONE, याद रखना। इजी चलता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये मैंने एक पूरी अच्छी सी एग्जांपल दे दी है, जिस तरह मैंने आपको बताया था। डेफिनेशन आपके फंक्शन का नाम। ये स्ट्रिंग इज नॉट अ कमिट, ये आपका कमिट नहीं है, सही है। जो आपने कमिट पढ़े वो कमिट नहीं है, ये डॉक स्ट्रिंग कहलाता है। डॉक स्ट्रिंग आपके फंक्शन का डॉक स्ट्रिंग है, जो कि आपके फंक्शन से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपका फंक्शन क्या कर रहा है। लॉजिकली ये कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, लेकिन वैसे डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके बाद आपका फंक्शन स्वीट आ गया, जो कुछ नहीं है, लॉजिक है आपकी। आपने क्या बनाया? एक वेरिएबल बनाया है, और उसके बाद आपका रिटर्न स्टेटमेंट आ गया कि आप उस वेरिएबल को रिटर्न कर रहे हैं। आप येलो ट्यूबर्टी में चीज, इसका क्या आउटपुट आएगा? इसका क्या आउटपुट आएगा जी? बताएं। हेलो वर्ल्ड। कौन कौन इनकी बात से मुत्तफिक है भाई? हेलो वर्ल्ड आएगा। कौन बोलता है हेलो वर्ल्ड नहीं आएगा? सही है, हेलो वर्ल्ड आएगा, ठीक है। जरा गौर करें, ब्रेक डाउन करें। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर मैंने इस चीज़ को भले अभी भूल जाए, मैंने आपको बता दी, जितना आपने उतना इसको ध्यान में रखना, तब आपको कंफ्यूज मत करना। बस नीचे आए, देखिए मैंने फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया, ग्रीट हेलो वर्ल्ड, और इस फंक्शन से मैंने रिटर्न कर दिया है वो वेरिएबल। तो टेक्निकली क्या रिटर्न हो रहा है इससे? हेलो वर्ल्ड। जब मैंने फंक्शन इन्वोक किया तो उसने क्या किया? स्ट्रिंग का हेलो वर्ल्ड रिटर्न किया, जो मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। और जब मैंने नीचे उस वेरिएबल को प्रिंट कराया तो टेक्निकली ये मैसेज क्या स्ट्रिंग होल्ड कर रहा है? हेलो वर्ल्ड। दैट सिंपल। पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, इसको जरा देखिएगा गौर से, ये क्या है। पाइथन यूजेस पास बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर आपका इंटीजर आ जाता है, फ्लोट आ जाता है, स्ट्रिंग आ जाता है, बूलियन आ जाता है, टपल आ जाता है, आर अनचेंज्ड, बारहा डिस्कस कर चुके हैं। वाइल म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स लिस्ट, जो कि अपडेट हो सकता है। अगर आपको ये फंक्शन चला के समझ आ गया ना ये क्या हो रहा है, आपको पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस समझ आ जाएगा। तो इसकी दो एग्जांपल्स दी हुई है, एक मॉडिफाई वैल्यू ये ऊपर वाली दी हुई है, और नीचे मॉडिफाई लिस्ट दिया हुआ है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई, आपके मजे, आपको पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दैट्स इट। लेकिन खैर मैं नहीं करवा रहा ये। स्टार्ट में थोड़ी सी फंक्शन की निटी-ग्रिटी डिटेल। जिस तरीके से अभी तक आप फंक्शन दे रहे थे, मेरा फंक्शन कोई आर्गुमेंट एक्सपेक्ट नहीं करता। आर्गुमेंट पैरामीटर यू ऑल नो, ठीक है, कि फंक्शन के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कोई वेरिएबल इस्तेमाल हो जिसको मैं फंक्शन की बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर सकूँ। तो वही है कि आप जब क्या कर सकते हैं, कि जो राउंड ब्रैकेट्स है इसके अंदर वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, और जब मैं इस फंक्शन को इन्वोक कर रहा हूँ तब इसके अगेंस्ट में वैल्यूज़ पास कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आ गया कि भाई हेलो डॉट फॉर्मेट, जो मेरा पसंदीदा तरीका है, मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग के फॉर्मेट, मतलब स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं। मेरा पर्सनल ये फेवरेट नहीं है,
लेकिन ये थोड़ा सा उसके क्लोज है। तो आपने क्या किया, हेलो लिखा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, डॉट फॉर्मेट और नेम लगाया, तो नेम की जो भी वैल्यू होगी वो इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आके सेट हो जाएगी, चिपक जाएगी। मेक सेंस? तो क्योंकि नेम की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अली है, तो फर्स्ट टाइम पे क्या प्रिंट होगा, हेलो अली, फिर क्या प्रिंट होगा, हेलो उमर, और फिर क्या प्रिंट होगा, हेलो उस्मान। मेक सेंस? अच्छा, यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ लेकिन मैंने वैल्यू कुछ नहीं बताई, तो क्या रिटर्न होगा, नन। सही, अगर आप सिर्फ रिटर्न भी लिख रहे हो, कोई वैल्यू नहीं दे रहे, तब भी रिटर्न क्या होगा, नन ही होगा। अगर आप रिटर्न भी नहीं देंगे तब भी रिटर्न नन ही होगा। सिर्फ जब आपको एक्सप्लिसिट वैल्यू रिटर्न करेंगे तभी आपकी वैल्यू कंसीडर होगी, वरना दोनों केसेस के अंदर रिटर्न ना दो या सिर्फ रिटर्न का कीवर्ड दो, दोनों तरीकों में नन ही ट्रिगर होगा। ये चीज समझ आ रही है भाई? ये किस किस को समझ आ रहा है इतना पीस ऑफ कोड? थोड़ा सा ऊपर कर लूं, ये समझ नहीं आ रहा तो घबराहट की बात है। किसको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है इसके अंदर? किसको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है? ये कर्ली ब्रैकेट्स क्यों दिए हैं? इसका आंसर मेरी लास्ट क्लास जो मैंने आपको पढ़ाई थी ना स्ट्रिंग की, उसमें छुपा हुआ है कि कर्ली ब्रैकेट्स मैंने क्यों दिए। याद है भाई? स्ट्रिंग फॉर्मेट, स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सारे थे, जिसमें से डॉट फॉर्मेट का भी एक तरीका था। अगर मुझे अपने स्ट्रिंग के अंदर किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करना है तो मैं वेरिएबल की जगह प्लेस होल्डर के तौर पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा सकता हूँ और फिर डॉट फॉर्मेट लगा के वेरिएबल पास कर सकता हूँ, तो मेरे वेरिएबल इस प्लेस होल्डर या इस कर्ली ब्रैकेट्स की जगह ले लेंगे। तो टेक्निकली हेलो कर्ली ब्रैकेट्स नहीं रहेगा, हेलो नेम की जो भी वैल्यू होगी वो आगे सेट हो जाएगी। ये दी ना मेरी वैल्यू, ये नीचे दी भी है ना, ये यहाँ पे मैंने अली दिया है तो टेक्निकली अली यहाँ पे आगे सेट हो गया और फिर यहाँ पे अली आ गया, तो एट द एंड हेलो अली बन गया। भाई आप लोग को थोड़ा सा कमर कसनी पड़ेगी अपनी। नेम को जो है वो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग नीचे वाला नेम लाके दिस लेवल फ्रॉम अ क्लास जो कि 2 क्विजेस, फाइनल क्विजेस दे चुका है। मैं समझे बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ, अगर आपको अभी लग रहा है मैं बहुत फास्ट लेके चल रहा हूँ तो अभी 1-2 क्लासेस के बाद तो आप मेरी आपसे इल्तमास है, आप मेरी क्लास छोड़ दें भाई। पूरा सर्वे करें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, जो आपके मैच कर रहे हैं ना कि आपको अभी भी बिल्कुल ग्राउंड पे लेके जाके बताए। मुझे कतल फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 4 बंदे रह जाएं, मेरी एनर्जी यही रहेगी, मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा। लेकिन अब मेरी एक्सपेक्टेशन है आपसे, क्योंकि मैंने एफर्ट की है, मेरी टीम ने एफर्ट की है, तो जब हमने एफर्ट की है तो आपकी एफर्ट ना करने का बोझ मैं क्यों उठाऊं भाई? मेक सेंस? तो मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं क्लियर कट अल्फाज में आपको बता रहा हूं। गो डू योर सर्वे, फाइंड योर टीचर, फाइंड योर स्लॉट दैट सूट्स योर, क्या बोलेंगे उसको, माइंड सेट, कि आपको जब पढ़ाया जाए तो ये नीचे से लेके आए ऊपर लेके जाए, फिर आप नीचे गिराएं और फिर हम ऊपर लेके आए। तो मैंने तो अब यूं जाना है, तो सवार होना है तो हो, नहीं होना तो यहीं पे बोलो हम उतर रहे हैं। अभी भी मैं नीचे आगे नहीं उतारूंगा, पैराशूट दूंगा, बोलो नीचे उतरो और फिर नेक्स्ट फ्लाइट ले लेना। तो अगर आपको अभी फास्ट लग रहा है तो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी मोर एक्साइटिंग फॉर यू। तो अगर नया कॉन्सेप्ट होगा तो हम बेवकूफ़ नहीं, हमें पता है क्या नई चीज़ें। अगर एजेंटी की आई में आप बोलेंगे भाई वहाँ भी ऐसा होगा, तो हमें पता है हमने नहीं पढ़ाया। मैं दोबारा, सबको पता है कि मैं किस लेवल पे जाके पढ़ाता हूँ, मैं दोबारा उधर आऊँगा, मैं दोबारा आपका हाथ पकड़ के स्पून फीडिंग करनी पड़ी वो करूँगा और वैसे लेके जाऊँगा। लेकिन जब मैं ये चीज़ें पढ़ाऊँगा तो फिर मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ना आप मुझसे कर सकते हैं और ना ही मुझसे आप फोर्सफुली करवा सकते हैं बाय एनी मीन। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, भले आप कोई भी तरीका राउंड अबाउट लें कि यार इस तरीके से इसको फोर्स कराता हूँ, ग्राउंड पर जाके पढ़ाया, हमें समझ नहीं आ रहा, मैं किसी तरीके से भी नहीं पढ़ाऊँगा मेरे प्यारे दोस्तों। कीवर्ड आर्गुमेंट ये आपने देख लिया, नेम की जगह प्लेस होल्डर पास कर सकते हैं। अब बस नीचे है ना, नीचे आपने कंफ्यूज नहीं रहना, तो कनेक्टेड रहना है। आर्गुमेंट ही पास करने के बहुत सारे इन्होंने तरीके पास कर दिए, बता दिए कि ऐसे भी पास कर सकते हैं, ऐसे भी पास कर सकते हैं, ऐसे भी पास कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ। अब पहला आर्गुमेंट पास करने का तरीके कहलाता है कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। अब नीचे देखते हैं इसका मकसद क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैंने फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर एक्सपेक्ट किए, ठीक है। अब नीचे अगर अभी तक आपको याद हो तो मैं सिर्फ वैल्यू पास करता था। क्या करता था? सिर्फ वैल्यू पास करता था कि भाई इसके अगेंस्ट आके कोई भी वैल्यू लग जाए और इसके अगेंस्ट आके कोई भी वैल्यू लग जाए। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पास करता था। लेकिन ये कहलाता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स।
ये क्या कहता है, वैसे अगर आपको याद हो तो जब मैं फंक्शन इन्वोक कर रहा होता हूं तो मेरा ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। जो फर्स्ट पैरामीटर मैं इन्वोकेशन के टाइम पास करता हूं वो इसकी वैल्यू बनता है, और जो सेकंड वैल्यू फंक्शन इन्वोकेशन के टाइम पास करता हूं वो इसकी वैल्यू बनता है। मेक सेंस? लेकिन की वर्ड आर्गुमेंट का फायदा यह है कि आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक्सप्लिसिट वे के अंदर की बता रहे हैं। तो अगर आप देखें कि ऊपर पहले मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, नेम, और उसके बाद मैं एज एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन यहां पे मैंने पहले क्या दे दिया है, एज। अब ये क्यों वर्क करेगा? क्योंकि एक कीवर्ड आर्गुमेंट है। मैं इसको बता रहा हूं कि भले मैं 50 दे रहा हूं पहले, लेकिन साथ में मैं की भी बता रहा हूं, तो टेक्निकली ये की यहां पे आके लगेगी क्योंकि मैंने अपने ऊपर वाले पैरामीटर का नाम भी बता दिया कि भाई तुमने इससे एसोसिएट हो गए। सही? तो ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अनऑर्डर्ड वे के अंदर वैल्यू पास कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि फिर आप अपने की का नाम भी देंगे जो आपने ऊपर दिया हुआ है। अगर की का नाम चेंज करेंगे तो कोड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है? मेक सेंस? गुड। तो ये पहला तरीका था आर्गुमेंट पास करने का। नीचे अब इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट तरीके आते हैं। यह है अनपैकिंग आइटरेबल। ये क्या है? अगर आपको टाइप्स के अंदर याद हो तो पैरामीटर के अंदर हमने रेस्ट ऑपरेटर यूज किया था, याद है? रेस्ट ऑपरेटर कि यार मुझे नहीं पता मेरे फंक्शन के कितने आर्गुमेंट हो सकते हैं, nth नंबर ऑफ आर्गुमेंट आ सकते हैं, एक भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं, और मुझे नहीं पता, तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता किस तरीके से a, b, c के भाई ये सारे पैरामीटर बनेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से, ये अनपैकिंग आइटरेबल कहलाता है। आप अपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर अपने वेरिएबल से पहले स्टैरिक लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? स्टैरिक। तो ये क्या करता है, ये आपके तमाम पैरामीटर्स को एक लिस्ट की सूरत दे देता है, लेकिन वो लिस्ट नहीं होती, वो टपल होता है। ठीक है? मतलब लिस्ट मुराद ये है कि एक बाउंड्री में एनकैप्सुलेट करता है, लेकिन वो टपल होता है। ठीक है? दोबारा अगर मैं रिफ्रेश करूं अपने जुमले को कि ये स्टैरिक क्या करता है कि जब आप इस फंक्शन को इन्वोक करेंगे, आप उसके अंदर एक वेरिएबल दें, कॉमा सेपरेटिव 2 दें या कॉमा सेपरेटिव 100 दें, वो सब एक टपल के अंदर जमा होंगे और इस वेरिएबल को असाइन कर दिए जाएंगे। मेक सेंस? कूल। कोई सवाल? मेक सेंस ना जी? सर ये जो हमने टाइप स्क्रिप्ट में स्प्रेड ऑपरेटर बना, बिल्कुल, तभी मैंने उसी को रेफर किया था कि आपको नहीं पता कितने वेरिएबल है, 3 डॉट्स जो थे आपके, तो टेक्निकली उसका अल्टरनेट। सही? चलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये था आपका अनपैकिंग आर्गुमेंट। ये कहलाता है ना, याद भी नहीं रहता मुझे, तो अनपैकिंग आइटरेबल्स कहलाता है। ठीक है? आर्गुमेंट में अनपैकिंग आइटरेबल्स कि आपको नहीं पता आपके वेरिएबल कितने होने वाले हैं, आप स्टैटिक लगाएं, अपने वेरिएबल का नाम दें, इन्वोक करते हुए। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने फंक्शन इन्वोक किया है, ये माई सम मेरा फंक्शन ही है, मैंने इसके अंदर कितने सारे कॉमा सेपरेटेड पास कर दिए, देख रहे हैं आप? तो ये क्या करेगा, इन सब को जब देखेगा कि यार इस मुझसे पहले स्टैटिक लगा हुआ है, तो इन सब को एक टपल के अंदर इनकैप्सुलेट कर देगा। मेक सेंस? कूल। अब थोड़ा सा आपने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, क्योंकि थोड़ा सा इस स्टैटिक के 2 यूज केसेस हैं। अगर इसको इंडिविजुअल एलिमेंट्स के साथ लगा दूं तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स को टपल बना देता है। सही है? जो कि इस फर्स्ट लाइन में हुआ है, ये सारे क्या है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, और इससे पहले क्या लगा हुआ है, स्टैटिक, तो इनको क्या बना देगा, टपल बना देगा। दूसरा इसका बिल्कुल उलट है कि अगर ये किसी पहले ही टपल या फिर लिस्ट लाइक स्ट्रक्चर से पहले लगा हो, तो ये उनको अनवाइंड कर देगा, ये उनको इंडिविजुअल एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देगा। तो दोबारा गौर करें कि अगर इंडिविजुअल एलिमेंट होंगे तो उनको टपल बना देगा, और अगर टपल से पहले होगा तो टपल के आइटम्स को इंडिविजुअल एलिमेंट्स या इंडिविजुअल वैल्यूज बना देगा। मेक सेंस? तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने क्या पास किया है, एरे, टपल या एरे। ठीक है? यहाँ पे मैंने क्या पास किया, एरे, लेकिन एरे से मैंने पहले क्या लगा दिया, स्टैटिक। तो ये वाला स्टैटिक क्या करेगा, इनको इंडिविजुअल एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा। दोबारा टेक्निकली यही बात बन जाएगी, और फिर जब बात यहाँ पे आएगी तो ये दोबारा उसको उलट करके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को दोबारा टपल बना देगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, बट कनेक्टेड रहेंगे तो वो समझ आ जाएगा। मेक सेंस? सेम गोस फॉर दिस थिंग, लिस्ट और टपल दोनों पे अप्लाई होते हैं। यहाँ पे मैंने टपल पास किया और उससे पहले मैंने स्टैटिक लगा दिया, तो इतनी जगह में इसमें क्या होगा कि मेरे टपल के एलिमेंट
क्योंकि एक टपल है और इससे पहले स्टैटिक बना हुआ है, तो इनको क्या कर देगा, अनपैक कर देगा। क्या कर देगा, अनपैक कर देगा। लेकिन जब फाइनली फंक्शन इन्वोक का पार्ट आएगा और ये अनपैक्ड वैल्यू इसको मिलेगी, तो दोबारा देखा गया मुझसे पहले स्टैटिक लगा हुआ है, तो वो जो टपल की पहले पैक्ड वैल्यू थी उनको अनपैक्ड किया, ये दोबारा उसको पैक्ड करके दोबारा टपल बना देगा। मेक सेंस? तो बस ये था स्टैटिक कि भाई टपल है तो अनवाइंड करके इंडिविजुअल एलिमेंट बना दो, या लिस्ट है तो अनवाइंड करके दोबारा एलिमेंट बना दो, और अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स है तो उन सबको ग्रुप करके टपल बना दो। अच्छा, ग्रुप करके हमेशा टपल ही बनेगा, लिस्ट नहीं बनेगा, याद रखिए, ठीक है। ये क्यों बनता है, इसका मैंने आपको यूज केस बताया ना, व्हेन यू डोंट नो कि भाई आपके वेरिएबल, आपके फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल्स या कितने पैरामीटर एज एन आर्गुमेंट पास हो सकते हैं, सही है, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको आप कॉमन केसेस के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, स्पेसिफिक सिनेरियोज होते हैं जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक सिनेरियोज रेयर नहीं। इट्स नॉट लाइक कि वंस इन अ ब्लू मून आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, थोड़ा सा फ्रिक्वेंट होता है कि आप ऐसे सिनेरियो में फंसे आपको इस्तेमाल, तो ऐसी चीज़ नहीं कि आप भूल जाएं, जहन में रखें, लेकिन आप डेली अपने प्रोग्रामिंग में इसको इस्तेमाल नहीं करोगे। हाँ, हफ्ते में, महीने में, साल में एक बार जरूर इस्तेमाल करें। हाँ, ये तो समझिए, तो आपको थोड़ा घुमाने के लिए की है, ये टेक्निकली बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि बना हुआ है उसको अनवाइंड कर रहे हैं और फिर दोबारा ऊपर वाइंड कर रहे हैं। तो ये बस समझाने का तरीका था कि ये अनवाइंड के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये वाइंड के लिए भी होता है, तभी ये वाला तरीका इस्तेमाल किया है, वैसे इसका कुछ नहीं। देखिए, एट द एंड कंबाइन होने के बाद सारे ही टपल बने हैं। अगर मैं दोबारा ऊपर आऊं, देखिए मैंने ऊपर उसकी क्लास को लॉक किया हुआ था, तो सब टपल ही बने। तो हमेशा याद रखिएगा कि इंडिविजुअल जब आप एलिमेंट्स आगे स्टैटिक लगाते हैं तो वो कभी लिस्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, इट विल ऑलवेज कन्वर्ट इनटू अ टपल। मेक सेंस? डिफॉल्ट आर्गुमेंट उसी तरीके से कि अगर आपके फंक्शन के अंदर कोई ऐसे आर्गुमेंट है जिनकी आप चाहते हैं कि भाई वैल्यू मिले तो मैं वो कंसीडर करूंगा, लेकिन अगर वैल्यू नहीं मिल रही तो एक डिफॉल्ट वैल्यू आप सेट कर लेते हैं कि भाई अगर यूजर इसके अगेंस्ट, या मतलब इस सिनेरियो के अंदर सेकंड आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा, तो बाय डिफॉल्ट एज की वैल्यू क्या ले लेना, 35। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने, ये कौन सा आर्गुमेंट का तरीका है भाई, नहीं, ये जो तरीका इस्तेमाल हुआ है कीवर्ड आर्गुमेंट। अभी मैंने आपसे एक सवाल करना है और वो सवाल बड़ा मजे का, और टू मेक इट इंटरेस्टिंग उसके अगेंस्ट कोई प्राइस भी रखेंगे, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई प्राइस रखेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए इस क्वार्टर के एंड में भी एक ज़बरदस्त प्राइस रखेंगे, सही, इंशाल्लाह। अभी तो क्लास के ही होगा छोटे से, तो प्राइस की नोयत भी छोटी होगी, लेकिन जो फाइनल क्विज होगा ना उसका, आपका पाइथन में जो भी हो, इंशाल्लाह उसकी बेस के ऊपर एक बेहतरीन किस्म का आपके लिए प्राइस रखेंगे कि आप खुश हो, और कोशिश करेंगे वो आपको लर्निंग जो आपकी लर्निंग की जर्नी है उससे कनेक्टेड हो। इट्स नॉट लाइक मैं आपको बोलूँ आपको बाइक दे रहे हैं, कोशिश करेंगे कोई सर्टिफिकेशन आपको स्पॉन्सर्ड की जाए, एक रुपया बैठे। अच्छा, आप लोग के लिए एक छोटा सा सरप्राइज, तो प्राइस से पहले सरप्राइज आ गया है अमीन भाई की तरफ से। आप लोग के लिए छोटा सा क्विज है 10 मिनट्स का, 10 मिनट्स का क्विज है, 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट्स का क्विज है, आपने देना है। अच्छा, ये वो वाला क्विज नहीं है जो होना है, ये समझिए रैंडम है, जो हम देखिए ना, हमें डेटा चाहिए बंदे कहाँ खड़े हैं, और हो सकता है उसके बेस के ऊपर हम आपके साथ कोई मामला भी करें। तो मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। अच्छा, मुझे व्हाट्सएप क्या, मैं व्हाट्सएप अभी खोलूँ, मोबाइल पे खोलूँ?